चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी वो इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी। कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स की एक महामैराथन क्लास है। और याद रखना प्यारे बच्चों, आप एग्ज़ाम किसी भी लेवल का क्यों ना दो, उस सब के लिए ये क्लास आपके लिए शानदार साबित होगी। ठीक है, कोई भी लेवल हो। और एक बात याद रखना, जो बच्चा इकोनॉमिक्स से डरता है मतलब उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्लास रहेगी। यहाँ पर हर चीज़ को जो है हमने बहुत ही संक्षिप्त में और बिल्कुल छोटे लेवल से बड़े लेवल तक की चीज़ें बताई हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, आपके पास लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक यूनानी शब्द से बना हुआ है जिसका नाम था ओइकोनोमिया। इससे जो है इकोनॉमिक्स बनाया गया है, ग्रीक शब्द। ठीक है, ओइकोनोमिया एक ग्रीक शब्द है और उससे जो है इकोनॉमिक्स बनाया गया है। इसके अंतर्गत कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे गृह प्रबंधन। आपका जो हाउस मैनेजमेंट किससे होता है, तो इकोनॉमिक्स से ही होता है। संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पूरा करने का प्रबंधन करता है। ठीक है, पूरा करने का जो है प्रबंधन करता है। अब ये बात आती है कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, समझते हैं प्यारे बच्चों कि अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं के बीच का संबंध का अध्ययन है। ठीक है, अब देखिए आगे समझना कि एक तो हम यहाँ समझते हैं सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में। तो देखिए, धन प्लस अध्ययन अर्थात धन का अध्ययन ही क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसके पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के तो आचार्य चाणक्य माने जाते हैं, जिनको कौटिल्य बोला जाता है, क्या कौटिल्य भी बोला जाता है और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ठीक है, संबंध क्या है, तो राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति, हर चीज के जो है टॉपिक्स इसमें इस प्रकार से संबंधित होते हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र की केंद्रीय प्रॉब्लम्स क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और जो है किसके लिए उत्पादन करें। ये तीन जो है सबसे बड़ी समस्याएं या चुनौतियां रहती हैं इसके लिए। फिर देखिए, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बुक की बात करें तो 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक आई। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के पिता कौन है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ हैं। कौन है, तो एडम स्मिथ। आप यहाँ पर इनका जो है इमेज भी देख पा रहे हो, राइटिंग भी देख। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो आप कहोगे कि एडम स्मिथ है। ठीक है, और इन्हीं की पुस्तक का नाम प्यारे बच्चों क्या है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशक शासन के दौरान आर्थिक विश्लेषण के लिए दादा भाई नौरोजी को जो है भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तब इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विश्लेषण के रूप में अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता था, तो आप कहोगे दादा भाई नौरोजी को माना जाता था। आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप कहेंगे सर माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, तो देखिए अगर इकोनॉमिक्स के पार्ट की बात करें प्यारे बच्चों, तो इकोनॉमिक्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कैसे, एक किया गया था प्यारे बच्चों आपका सूक्ष्म में, एक किस में किया गया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और एक किया गया प्यारे बच्चों आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो। ठीक है, तो सूक्ष्म जो है प्यारे बच्चों ये माइक्रो है, सूक्ष्म कौन सा है, तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो आपका मैक्रो है ये केवल आपका मैक्रो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्रो हो गया, सूक्ष्म अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ये जो है कीमत के लिए है। किसकी कीमत के लिए, तो जो छोटे स्तर पर कंपनी का उत्पादन हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, किसका उत्पादन, तो आप कहेंगे कंपनी का उत्पादन हो गया। ठीक है, या फिर कह सकते हो कर्मचारी का आप कह सकते हो सर वेतन हो गया।
कर्मचारी का वेतन हो गया, ठीक है, किसी उत्पाद की कीमत हो गई, किसकी, तो उत्पाद की कीमत। हर बात को अच्छी तरीके से समझना, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी, ठीक है। तो ये उत्पाद की कीमत हो गई, ठीक है। तो उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन सिद्धांत और व्यक्तिगत बाजार का संतुलन बनाए रखने के लिए जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की आवश्यकता होती है। बात अगर मैक्रो की करें कि इसके अंतर्गत क्या आता है, तो प्यारे बच्चों ये बड़े स्तर पर कार्य करती है। मैक्रो किस पर, तो ये सूक्ष्म है, और ये क्या है, बिग साइज, ठीक है, बड़े स्तर पर कार्य करती है। जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, और विकास दर है, सरकारी नीतियां हैं, यहाँ तक कि जो जीडीपी है, जीडीपी किसका विषय है, तो वो मैक्रो का है, माइक्रो का नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय आय है, मुद्रा स्फीति है, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। महंगाई है, बेरोजगारी है, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां हैं, आर्थिक स्थिरता और विकास का विश्लेषण इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ मैंने बताया था आपको, आधुनिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। तो मैंने क्या बताया, देखिए एक समय था 1930 का, कब का समय था प्यारे बच्चों, 1930 का समय था। और 1930 की महामंदी के दौरान आर्थिक सिद्धांतों को इन्होंने जो है नई दिशा दी और माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। और इनकी प्यारे बच्चों एक पुस्तक है, किनकी, तो ये जो आपके जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, इनकी पुस्तक का नाम है द जनरल, क्या नाम है, तो द जनरल, और आपका थ्योरी, द जनरल थ्योरी, और ऑफ लगा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक जो है इन्होंने लॉन्च की थी 1936 में। और याद रखना कभी कभी पूछ ली जाती है, तो उसमें जो है इन्होंने उसका वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ शानदार तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो याद रखना जो चीज़ यहाँ पर राइटिंग में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सही है। अब देखिए आगे, यहाँ समझना है आपको, यहाँ समझना है प्यारे बच्चों आपको कि इकोनॉमिक्स वीएस इकोनॉमी, एक्चुअल में इन दोनों में क्या फ़र्क है। इकोनॉमिक्स को बोलते हो आप अर्थशास्त्र, क्या बोलते हो, अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी को बोलते हो आप अर्थव्यवस्था। तो एक तो प्यारे बच्चों आपका अर्थशास्त्र है और एक आपका अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने शानदार तरीके से लिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, किसमें, तो आपका अर्थशास्त्र में। तो आप कहेंगे सर अर्थशास्त्र में केवल जो है प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, अर्थात क्या दिए गए, सिद्धांत दिए गए हैं। सिद्धांतों का वर्णन किसमें, तो अर्थशास्त्र में। अब बात अगर हम करें अर्थव्यवस्था की, बात किसकी करें, तो अर्थव्यवस्था समझिए। देखिए जब सिद्धांत किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू किए जाते हैं, तो ये प्यारे बच्चों जो सिद्धांत है अर्थात जो अर्थशास्त्र है, जब कहीं लागू किया जाता है तो वो आपका अर्थव्यवस्था बन जाता है, ठीक है। तो क्या कहोगे आप, जब सिद्धांत किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू किए जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी, कहने का मतलब है अर्थशास्त्र का सक्रिय रूप ही जो है अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे जो रेगनर फ्रिस एक व्यक्ति थे, कौन थे, रेगनर फ्रिस एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है 1933 में अर्थशास्त्र को दो मुख्य शाखाओं में जो है वर्गीकृत किया था। एक क्या था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थात एक था प्यारे बच्चों आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसके अर्थ समझ लो, अर्थ सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा या स्मॉल कह सकते हो, ठीक है। और ये अर्थशास्त्र का वह हिस्सा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, ठीक है। जैसे अध्ययन क्षेत्र एक विशिष्ट उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, एक उत्पाद की कीमत का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, कीमत का। प्यारे बच्चों पीछे मैंने शॉर्ट में लिखकर बताया था आपको। अब अन्य नाम बात करें तो इसे जो है मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है कि मूल्य सिद्धांत किसे कहते हो, तो आप कहोगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र को, अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है हम आपका मूल्य सिद्धांत या अर्थात प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अब समझिए समष्टि के बारे में। अर्थ क्या है, तो समष्टि का अर्थ होता है बड़ा या व्यापक, ठीक है। ये पूरी अर्थव्यवस्था या उसके बड़े समूहों का अध्ययन करता है।
जैसे जीडीपी बताया था मैंने, कुल उत्पादन। फिर देखिए राष्ट्रीय आय हो गया, कुल रोजगार हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, और जो है पूरी अर्थव्यवस्था का व्यवहार। कहने का मतलब मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन दोनों एक ही बातें हैं। उद्देश्य ये आर्थिक समस्याओं को समझने और नीतियां बनाने में जो है हमारी जो हेल्प करता है बहुत भारी मात्रा में, ठीक है। आइए बच्चों यहाँ समझते हैं, आपके लिए एक छोटा सा प्यारे बच्चों सरप्राइज है। क्या है कि यहाँ हम बात अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की रणनीति की करें, जो आपका 2026 में एग्जाम है, चाहे प्यारे जो ये जो अभी हाल ही में 30-32 हज़ार भर्तियाँ हैं, या प्यारे जो 1 लाख प्लस भर्तियाँ हैं, उनमें किसी में भी जो है आपका ये बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, ठीक है। इसमें प्यारे जो रणनीति रहेगी हमारी 75 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन की रणनीति है? तो 75 प्रश्न की रणनीति है। इसमें सामान्य ज्ञान के आपको 38 प्रश्न और सामान्य हिंदी के जो है 37 प्रश्न देखने को मिलते हैं। हमने ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल आसान लॉन्च किया 59 रुपीज़ में। प्यारे जो एक ई बुक मिलेगी आपको, बहुत शानदार बुक जो है प्यारे जो आपको बनाई है, और इसको बच्चों ने भारी मात्रा में परचेज भी किया है। उनके कमेंट सेशन में आप देखिए फिर जो आपको दिखाई देगा कि सर बहुत ही अच्छी क्लास रही। इसमें देखो सामान्य हिंदी तो आपको ये बिल्कुल फ्री मिलेगी इसी कोर्स में, मतलब तो सामान्य हिंदी बहुत शानदार है, इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, करंट अफेयर 2026 का और यूपी स्पेशल जो है पूरा PDF मिलेगा। स्टैटिक जीके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले जो ये आपका जो लगभग 38 प्रश्न में सामान्य ज्ञान में कम से कम 25 प्रश्न का स्कोर देता है पहले जो, उसको हमने बहुत शानदार तरीके से कवर किया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये पहले जो एक कॉम्बो पैक है आपके लिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यहां देखिएगा, देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इनके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कहने का मतलब है मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था पहले जो? तो आपका एडम स्मिथ ने दिया था। और याद रखना ये तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं, ठीक है, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम किन्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें प्यारे जो आपको बहुत शानदार तरीके से दिमाग में रखनी है। देखिए उसमें जो है एक किताब लिखी है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, बुक का नाम प्यारे चुका है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्यारे जो इसमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया गया है, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय है, बजट है, मुद्रास्फीति है। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के बारे में बताया गया है। बुक का नाम द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये प्यारे बच्चों किसकी पुस्तक है? तो जेएम किन्स की जो है आपकी पुस्तक है। एडम स्मिथ की प्यारे जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कौन सा? द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। बुक का नाम याद रखना, शुरू में ही मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है, अर्थात क्या कहोगे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो याद रखना एक बात, वैसे तो अगर आप किताब पढ़ोगे तो 3 क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, लेकिन आधुनिकता के हिसाब से प्यारे बच्चों इसे जो है 5 क्षेत्र में बांटा गया है। आधुनिक अर्थशास्त्र को पढ़ोगे तो वहां पर आपको 5 क्षेत्र देखने को मिलेंगे। देखिए पहला प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र है, पहले जो द्वितीयक क्षेत्र है, और इसे बोलोगे सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र, तो इसे बोलोगे टर्टियरी सेक्टर, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना। और चतुर्थ और पंचम क्षेत्र अर्थात क्वार्टरनी और क्वार्टरनी, ये पहले जो आपके लास्ट वाले हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें जो है चतुर्थ में क्या है पहले जो, चतुर्थ में क्या है तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये ज्ञान आधारित सेवाएं हैं। जैसे आपका आईटी है, अनुसंधान है, मैं आगे आपको बताऊंगा पर अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आईटी, अनुसंधान है, शिक्षा है, ये सारी आपकी चौथे में रखी गई हैं। फिर पंचम में क्या है भाई? पंचम में क्या है? आप कहोगे सर सरकारी अधिकारी जो है वो पंचम में आते हैं, और जैसे CEO वगैरह हैं ये सब पंचम में आते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि सरकारी जो पहले जो आपके अधिकारी होंगे, जो सरकारी अधिकारी होंगे वो भी आपके पंचम में ही आएंगे, ठीक है, तो क्वाइनरी में आएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचक, ये सारे हम बहुत आसान तरीके से समझें। सबसे पहले हम समझते हैं आपका प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र को। देखिए बात करते हैं पहले जो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्राइमरी सेक्टर की। तो उत्पादन की बात करें तो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा इसमें जो है पहले जो आपका उत्पादन होता है, किसके द्वारा? तो नेचुरल उत्पादन होता है, ठीक है, अर्थात प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा इसमें उत्पादन होता है। जैसे कृषि है, पशुपालन है, ठीक है, मछली पालन है, वन है, खनिज है, उत्खनन है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। क्या बताया? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और आपका जो है आपका
फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, मिनरल्स है, माइनिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। सर्वाधिक रोजगार प्यारे जो 50% से अधिक रोजगार इसमें रहता है, इसीलिए इसको जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन कह सकता है किस क्षेत्र को जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं और किसमें जो है सर्वाधिक रोजगार के अवसर होते हैं, तो आप कहोगे प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र। कच्चा माल द्वितीयक क्षेत्र को उपलब्ध कराता है, तो भाई साहब जो इसमें माल बनता है वो कच्चा माल होता है और यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र से फिर वो कहाँ जाता है, वो माल चला जाता है पहले जो सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, अर्थात द्वितीयक क्षेत्र में चला जाता है। तो जीडीपी में 16% सबसे कम योगदान पहले जो इसमें रहता है, जीडीपी में 16% का योगदान रहता है, क्योंकि आप जानते हो जैसे फार्मर्स हैं तो इसमें लघु उद्योग आते हैं, तो इनसे जो है टैक्स वगैरह तो वसूला नहीं जाता कि किसान से भाई चलो टैक्स ले लो, नहीं ना, तो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं इनसे टैक्स वगैरह नहीं वसूला जाता है, इसीलिए जो है जीडीपी में बहुत कम योगदान रहता है इसका, ठीक है। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं इसे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं इसे, ठीक है। अब जीडीपी में बात करें तो 29 से 30% इसका योगदान रहता है। निर्माण कार्य प्यारे जैसे पुल है, सड़क है, भवन है, ये सब आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें तो उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं फिर जो किसकी बात करेंगे, उद्योग क्षेत्र जैसे गैस है, जल है, विद्युत आपूर्ति है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए गन्ना है तो गन्ना फैक्ट्री चीनी वगैरह इसमें आ जाते हैं, कपास है फैक्ट्री कपड़ा वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि सेकेंडरी जो सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें क्या आता है। अब देखिए यहाँ एक बात समझना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब जैसे मान लो गन्ना तो ये प्राथमिक क्षेत्र का है ना, गन्ना किसका है पहले जो प्राथमिक क्षेत्र का। अब ये क्या हुआ, फैक्ट्री में पहुंचा, कहाँ पहुंचा, फैक्ट्री में पहुंचा, और फैक्ट्री में पहुंचकर जब इससे चीनी बना दी गई तो ये समझ लो आपका कि ये द्वितीयक क्षेत्र में आ गई, ठीक है, ये किस में आ गई, द्वितीय क्षेत्र में आ गई। क्यों, क्योंकि अब इसकी चीनी बन गई। वैसे ही कपास ही क्या है, प्राथमिक क्षेत्र की चीज है, लेकिन फैक्ट्री में पहुंची और फैक्ट्री में पहुंचकर इससे बना दिया गया कपड़ा, तो भाई साहब ये अब सेकेंडरी क्षेत्र में आ गई। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर शानदार तरीके से समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब समझो आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो तृतीय क्षेत्र आ गया। कौन सा आ गया, तृतीय क्षेत्र आ गया, अर्थात सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं आप इसे। कौन सा सेक्टर बोलते हो आप, तो आप कहोगे सर सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा जो देते हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्यारे बच्चों इसमें जीडीपी में जो है 54% का सर्वाधिक योगदान इसका रहता है। इसमें उदाहरण देख सकते हो, परिवहन है, बैंकिंग है, पर्यटन है, बीमा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, शिक्षा है, वाणिज्य एवं व्यापार, सारी चीजें प्यारे जो ऐसी जो है आपके तृतीय क्षेत्र में आती हैं, अर्थात थर्ड सेक्टर में आती हैं, अर्थात सर्विस सेक्टर में आती हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे जो। अब देखिए बात करते हैं आगे। अब एक बात ध्यान रखना, चतुर्थ और पंचम में मैंने बता ही दिया, ठीक है। चतुर्थ में मैंने आपको बताया था कि जो आईटी कॉलेज है, शिक्षा वगैरह उसमें आती है, और पंचम में मैंने बताया था कि सीईओ हैं और जो आपके सरकारी अधिकारी वगैरह होते हैं वो पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब समझिए, यहाँ समझते हैं हम आर्थिक प्रणालियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स सिस्टम, पूंजीवादी प्यारे जो, इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक तो पूंजीवादी होते हैं, एक प्यारे जो समाजवादी होते हैं, एक मिश्रित होते हैं। पूंजीवादी अर्थात कैपिटलिस्ट, और जो समाजवादी और सोशलिस्ट, और पहले जो मिश्रित जो होते हैं वो मिक्स्ड कहलाते हैं, ठीक है। देखिए पूंजीवादी निजी स्वामित्व और बाजार नियंत्रण के अंतर्गत पूंजीवादी कार्य करता है। और एक बात याद रखना, जैसे निजी स्वामित्व लिख रखा है मैंने, ठीक है, तो इनको निजी क्षेत्र कह सकते हो, या फिर मुक्त बाजार और जो है पहले बच्चों आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, उत्पादन के साधनों, चाहे कारखाना हो, मशीन हो, भूमि, इन पर जो है निजी व्यक्तियों या कंपनियों का मालिकाना हक होता है, ना कि सरकार का, ठीक है। यहाँ पर किसका कंट्रोल होता है, पहले जो अपना जिसका सामान होता है, जिसकी कंपनी होगी, जिसकी मशीन होगी, जिसकी भूमि होगी, उसी का जो है दखल होगा, उसी का मालिकाना हक होगा, सरकार का कोई मालिकाना हक नहीं होगा। वो क्षेत्र पूंजीवादी क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। समाजवादी को समझो, तो समाजवादी पर जो सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है उन आर्थिक गतिविधियों को जो है समाजवादी क्षेत्र कहा जाता है, जहां उत्पादन के साधनों, चाहे वो भूमि हो,
क्या हो प्यार जो भूमि हो, कारखाने हो, मशीनरी हो, जिन निजी व्यक्तियों के बजाय जो है राज्य या सरकार का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निजी लाभ के बजाय सामाजिक कल्याण और संसाधनों का समान वितरण जो है सुनिश्चित करता है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। बात करेंगे मिश्रित की। इसमें जो होगा प्यारे बच्चों, एक तो सरकार का नियंत्रण भी होगा, सरकार का भी होगा, ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चों अपना मालिकाना हक भी होगा, निजी भी होगा, निजी भी होगा, ठीक है। तो निजी स्वामित्व भी होगा, सरकार का भी होगा। आप ये कह सकते हो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे, यहाँ गौर करना प्यारे बच्चों। आगे सबसे पहले बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। देखिए मार्केट इकोनॉमिक कहते हैं इसे, बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है। और एडम स्मिथ के लाइसेज फायर के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से फायर? तो लाइसेज फायर। पहले जो बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये लाइसेज फेयर क्या है, ठीक है। लाइसेज फेयर है क्या? एक्चुअली जो एडम स्मिथ था, इनका लाइसेज फेयर आर्थिक मामलों में सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप की वकालत करता है। किसकी? तो न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। किसका? तो बेटा गवर्नमेंट का, सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप के वकालत करता है। इसे अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं, ठीक है। कौन सी नीति? क्वेश्चन कह सकता है आपका कि अहस्तक्षेप की नीति किसके द्वारा जो है लिखी गई थी या बताई गई थी? तो आप कहोगे एडम स्मिथ के द्वारा बताई गई थी या लिखी गई थी। तो हस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पर जो कि व्यक्तियों को उनके हाल पर ही छोड़ देना, व्यक्तियों को उनके हाल पर ही छोड़ देना। इसमें का मानना था कि सरकार को व्यापार, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों में अनावश्यक नियम, आयात शुल्क या मूल्य नियंत्रण नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये जनता का अपना मेहनत है, जनता का अपना पैसा है, और सरकार आती है बाद में कहती है कि तुम अपनी ही चीज से हमें टैक्स दो। तो ये सारी चीजें कह रहे थे कि गलत है। अब देखिए हस्तक्षेप का सिद्धांत, सरकार का हस्तक्षेप ना होना, ठीक है। फिर देखिए उत्पादन पर नियंत्रण, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का होता है, ठीक है। निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, मतलब निजी क्षेत्र ही जिसका होगा वही होगा, ठीक है। मोटिव उद्देश्य क्या होता है? जो प्रॉफिट, लाभ कमाना, ठीक है। निजी संपत्ति का अधिकार होता है, ठीक है। निजी संपत्ति पर उसका ही अधिकार होगा जिसकी है, मालिकाना हक मिलता है, ठीक है। उपभोक्ता की संप्रभुता होती है इसमें, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जो यूएसए है, कनाडा है, ये सारे कैसे हैं? पूंजीवादी होते हैं। कैसे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। प्राइस निर्धारण, मूल्य तंत्र अर्थात प्राइस मैकेनिज्म, बाजार पर डिमांड और सप्लाई इसी पर डिपेंड करती है कि जैसा मनुष्य अपना आपस में फैसला करके फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सरकार किसी भी चीज पर दखल नहीं देती है। फिर देखिए बात करेंगे आगे समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। देखिए पूंजीवाद के विरोध में कार्ल मार्क्स के विचारों से जो है इसके विचारों के द्वारा इसे जो है सक्रिय किया गया था। उत्पादन पर नियंत्रण किसका होगा पहले? तो सरकार का नियंत्रण होगा, ठीक है। मोटिव क्या होगा? समाज का कल्याण, ठीक है, समाज का कल्याण। प्राइस सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट द्वारा तय होता है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे रसिया है तो रसिया जो है वो समाजवादी इकोनॉमी के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। फिर देखिए कम्युनिस्ट इकोनॉमी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था इसी का ही एक पार्ट होता है। एक समाजवादी होता है पहले जो, और एक साम्यवादी। इसमें जो है चाइना आता है, ठीक है। सरकार का पूर्ण नियंत्रण, समाजवाद का उच्च स्तर, मतलब इसमें जो है जैसा सरकार ने बोला वही होगा, उसमें आप उंगली नहीं उठा सकते, उसने जो बोल दिया वो फिक्स है, ठीक है ना। तो वो जो है आपका साम्यवादी आता है। अच्छा यहाँ पर पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि सरकार ही सब कुछ बोलेगी, इसमें थोड़ा बहुत जनता की बात सुनी जाती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जेएम किन्स का सिद्धांत था, ठीक है। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली वह है, कौन सी? मिश्रित आर्थिक प्रणाली वह है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं मौजूद होती हैं। सरकार का लोक कल्याण होता है और निजी क्षेत्र का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो भारत में जो प्राइवेट शॉप भी आप चला सकते हो, मतलब प्राइवेट दुकानें भी देखी होंगी आपने, प्राइवेट गाड़ियां भी देखी होंगी, और ऊपर से आप गवर्नमेंट गाड़ियां भी आप खूब देखते हो कि सारी चीजें होती है। तो सरकारी भी और प्राइवेट दोनों चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर एलपीजी लागू है, ठीक है, एलपीजी लागू है। अब देखिए समाजवाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए काम करता है, पूंजीवादी निजी क्षेत्र के लिए काम करता है, ठीक है। ये पीछे भी बताया था मैंने आपको। देखिए विदेशी संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था, बेस्ड ऑन फॉरेन रिलेशंस,
ठीक है। तो एक हो गया फिर जो आपका ओपन इकोनॉमी अर्थात खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी अर्थात क्या बताया मैंने आपको, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो दूसरे देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो जो है ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। विदेशी निवेश जो है फिर जो इसमें अलाउ होता है। कहने का मतलब है कि आप हमारे देश से जो है सामान ले लो, हम आपके देश से सामान ले लेंगे। ऐसा भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं है, यहाँ पर ओपन इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। नेपाल के साथ हमारी ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। और देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, एक बंद अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था। तो एक ओपन और एक क्या होता है, क्लोज्ड। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं होती। तो पाकिस्तान के साथ हमारे जो है अनुमति नहीं है, हम डायरेक्टली जो है हमारे वहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमी है। और जैसे हमने बताया आपको नेपाल के साथ हमारा जो है ओपन इकोनॉमी रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ ध्यान देना। अब देखिए बात को समझना थोड़ा सा, पहले जो हम बात करेंगे, देखिए देश के नागरिकों, ये पहले जो नागरिकों लिखा है थोड़ा सा आप सही कर लेना, सही है। नागरिकों की आय जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्या, देश के नागरिकों की आय जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। यहाँ हम समझते हैं थोड़ा सा नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि देश के नागरिकों की आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने की, तो 1967 और 68 में इन्होंने की थी, ठीक है। बुक क्या था, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कभी, तो पहले जो 1948 में हुई। यहाँ हर क्वेश्चन में पहले जो बहुत दम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कभी 1948 में। अध्यक्ष पहले जो पीसी महालनोबिस को बनाया गया और सदस्य जो रहे पहले जो DR गौड़गिल और VKRV राव रहे, ठीक है। भारत राष्ट्रीय आय को वैज्ञानिक विधि से मापना शुरू करता है 1931-32 से, और VKRV राव द्वारा मापा गया और PCI मूल्य जो रखा गया वो मात्र मतलब 62 रुपीज़ था, 62 रुपए के समथिंग इन्होंने जो है आकलन किया। तो एक बात ध्यान रखना, ये तो प्यारे बच्चों आपका जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है, जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है, उसके बाद का है जो आपका राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना जो भी। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया अध्यक्ष इसके PC महालनोबिस थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। यहाँ पर क्या है, फिर जो हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था जब ये वैज्ञानिक विधि आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो राव साहब थे उन्होंने मतलब अर्थव्यवस्था जो थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। एक तो पहले जो इन्होंने नाम दिया उत्पाद विधि। कौन सी विधि नाम दिया इसको, एक नाम दिया इन्होंने उत्पाद विधि, और एक नाम दिया पहले जो आय विधि। एक उत्पाद विधि और एक आय विधि द्वारा जो है इन्होंने इसका राष्ट्रीय आय का आकलन लगाया। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना ही है। हालांकि दादा भाई नौरोजी ने भी वही काम किया था, लेकिन प्यारे बच्चों VKR राव को उस मतलब नौरोजी साहब से ज़्यादा मजबूती लाने के कारण उनको ये श्रेय दिया जाता है, ठीक है। चलो अब देखिए वित्तीय वर्ष की बात करें अर्थात फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। एक वर्ष 12 माह समय रखना, ठीक है। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स अर्थात मध्यवर्ती वस्तुएं, जिनको किसी वस्तु के निर्माण में उपयोग किया जाता है वो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। फाइनल गुड्स अंतिम वस्तु जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो, ठीक है। अब मान लो पहले कच्चा माल आया, कैसा माल आया, कच्चा आया, फिर वो जाके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर जाके वो आपका अंतिम वस्तु तैयार होती है। तो अंतिम वस्तु जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है वो फाइनल गुड्स कहलाता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा कहलाता है, मध्यवर्ती, ठीक है। अब देखिए उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो है इसमें सबसे पहले हम डोमेस्टिक को समझते हैं। डोमेस्टिक क्या होता है, घरेलू देश की सीमा में भारतीय तथा विदेशियों द्वारा लाया गया माल, ठीक है। और नेशनल क्या होता है, राष्ट्रीय देश की सीमा में या सीमा के बाहर केवल भारतीयों द्वारा जो है किया गया कार्य या व्यापार, ठीक है। तो उत्पादन कितनी प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार, एक तो डोमेस्टिक और एक पहला जो आपका नेशनल, ठीक है। अब यहाँ गौर करना, देखिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम,
एक क्या है फिर जो इसके चार पार्ट आप इस समझेंगे, एक तो जीडीपी, एक एनडीपी, एक जीएनपी और एक एनएनपी। इन चारों को बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, कभी कभी फिर जो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल देसी उत्पाद या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद आप इसे कह सकते हो। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। फिर देखिए एनएनपी नेशनल प्रोडक्ट, निबल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो ये चार पार्ट इसके होते हैं फिर जो, अर्थात राष्ट्रीय आय की चार अवधारणा है, इनको बढ़िया तरीके से याद रखना, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और आपका एनएनपी। अब इनको हम फिर जो विस्तार से समझते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों एक एक करके समझो आप, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकी फुल फॉर्म मैंने इंग्लिश और हिंदी में पीछे बताई दी है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इनको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपके पास वो समझिए। वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जीडीपी में कौन कौन सी चीज़ आती है। जैसे आप यहाँ पर इंडिया देख रहे हो, ठीक है, ये क्या देख रहे हो पहले जो इंडिया, और ये क्षेत्र देख रहे हो आप इस वाले मैप में देखना, ये वाला क्षेत्र जो आपका हल्का व्हाइट कलर से दर्शाया गया है, ये है पहले जो आपकी समुद्री सीमा, और इसकी जो जीडीपी काउंट की जाती है वो नॉटिकल माइल्स में काउंट की जाती है, ठीक है। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स मतलब जो है 22 किलोमीटर के बराबर है। अब बात ये आती है कि जो है आपका एक नॉटिकल माइल्स जो है 1852 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से 22 किलोमीटर हो गया। अब एक बात ध्यान देना, जब हम जीडीपी काउंट करेंगे तो एक बात ऐसे कह सकते हो, जैसे यहाँ पर एक टाटा कंपनी है, एक सैमसंग कंपनी है और एक एबीसी कंपनी है। मान लीजिए कि टाटा कंपनी ये भारत की कंपनी है जो, और भारत में 100 करोड़ रुपए कमा रही है, ठीक है। और ये सैमसंग कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है, ठीक है। और ये जो है विदेशी कंपनी है लेकिन भारत में ही आ जाती है, कौन, सैमसंग, और यहाँ पर ये 50 करोड़ रुपए कमा रही है। उधर ये जो हमारे इंडिया की कंपनी है ये बाहर ऑस्ट्रेलिया, मान लो आप बाहर दूसरे देश में जाती है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ये 80 करोड़ कमा रही है। तो उस हिसाब से देखें तो ये तो भारत की कंपनी हो गई, ये भी भारत की कंपनी हो गई एबीसी, और ये टाटा भी भारत की कंपनी हो गई। तो 180 करोड़ तो कायदे में हो ही गया इंडिया का, और इसमें 50 करोड़ ये काउंट हो गया। पर ध्यान रखना ये वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो इंडिया की जीडीपी जब निकाली जाएगी तो ऐसे निकाली जाएगी कि भारत के अंदर क्या व्यापार हो रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, वो चाहे विदेशी कंपनी हो या भारतीय कंपनी हो। तो ऐसे करके 100 करोड़ ये और 50 करोड़ ये, इनको ऐड करके 150 करोड़ जो है जीडीपी बन जाएगी। तो आपने जीडीपी को शानदार तरीके से यहाँ पर समझने का काम किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझते हैं दूसरा पॉइंट, एनडीपी और जीएनपी क्या होते हैं, ठीक है। इसके पहले आप एक बात समझिए, एनडीपी, देखिए एनडीपी निकालना बहुत आसान है। अगर आप जीडीपी निकालना जानते हो और फिर उसमें से आप डेप्रिसिएशन घटा देना, कहने का मतलब है मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मूल्य ह्रास। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो एनडीपी निकालने के लिए हमें जीडीपी पता होनी चाहिए और जो है आपको डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, अर्थात मूल्य ह्रास। तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन जब घटाओगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी निकल के आ जाएगा। अब मान लो आप ये क्या कहोगे, आप डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास होता है, और इसे ही फिर जो आप बोलते हो घिसावट, क्या बोलोगे, घिसावट से ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे मान लो आपने क्या किया, आप मान लो एक कोई मशीन खरीदते हो, ठीक है, मशीन खरीदते हो, आपने मशीन खरीदी 50,000 की, कितने की खरीदी, 50,000 की, और उसे चलाई आपने मान लो 2 साल, कितने साल चलाई फिर बच्चों, 2 साल, और 2 साल चलाने के बाद आपने उस मशीन को 30,000 रुपये में बेच दिया, कितने में बेच दिया, 30,000 में, 2 साल चलाने के बाद। तो इसका मतलब वो चीज़ आपकी उसमें घिसावट आई ना, और कितनी मतलब कितने नुकसान में आपने बेचनी पड़ी, वो 20,000 के नुकसान में आपको बेचनी पड़ी। कितने नुकसान में बेचनी पड़ी, 20,000 के नुकसान में, और कितने साल बाद, 2 साल बाद वो इतने की बिकेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है क्या हो, ये 20,000 क्या हुआ आपका, ये हुआ पर जो आपका डेप्रिसिएशन, अर्थात मूल्य ह्रास, ठीक है, अर्थात घिसावट के बाद मूल्य। तो ये 20,000 रुपए जो है आपका मूल्य ह्रास हुआ। तो प्यारे बच्चों एनडीपी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे जीएनपी की। देखिए जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो इसको समझिए, केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण से आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए
अब एक बात समझना, एनडीपी में हमने जो है, एनडीपी का मतलब क्या, वो घरेलू चीज आती है ना, तो इसमें हमने घरेलू को इंपॉर्टेंस दी थी। अब यहाँ बात करेंगे एन, एन का मतलब क्या होता है, नेशनल अर्थात राष्ट्रीय। अब हम इसको, इसमें जो है राष्ट्र को जो है इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बिल्कुल पिछला ही एग्जांपल यहाँ पर ले लिया है कि हम जीएनपी कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हो, टाटा कंपनी ये पहले जो 100 करोड़ रुपए कमा रही है, टाटा कंपनी मान लो भारत में ही 100 करोड़ रुपए कमा रही है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है सैमसंग की कंपनी, ये पहले जो विदेशी कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है, और ये जो है इंडिया में कमा रही है, ठीक है। अब एक बात देखो, एबीसी ये जो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी जो हमारे भारत की थी। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हम वो 50 करोड़ हटा देंगे, वो 50 करोड़ हटा देंगे, क्योंकि इसमें देखो लिखा है केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में कमाई गई राशि। तो 100 करोड़ ये हमारे इंडिया की कंपनी टाटा हो गई, एबीसी कंपनी ये 80 करोड़ हो गई, ठीक है। तो 100 और 80 कितना हो गया, 180 करोड़ रुपए हो गया। तो ये हमारा क्या आया, जीएनपी। इसमें से 50 जो है आप हटा दो, ठीक है, 50 हटा दो क्योंकि वो विदेशी है। तो ये 150 किसका हो गया, आपका टाटा का हो गया, और 80 किसका हो गया, पहले ये एबीसी कंपनी का हो गया। तो 150 और 80 आपका ये काउंट हो जाएगा, क्योंकि 150 में से आप 50 तो पहले ही निकाल चुके हो ना, सैमसंग का तो निकालोगे ना, तो 100 बचा, और 80 प्यारे बच्चों आपका ये वाला हो गया। 80 कौन सा हो गया, एबीसी कंपनी का, तो कितना आ गया, 180 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। देखिए अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों आपके पास कौन सा, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति और उसके प्रकार भी समझ सकते हो। पहले समझते हैं मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जब वृद्धि हो जाती है तो उस परिस्थिति में क्या होता है, मुद्रास्फीति हो जाती है। और मुद्रास्फीति की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो प्यारे जो मुद्रास्फीति की वैल्यू जो है वो महंगाई के बराबर होती है, ठीक है। किसके बराबर, तो महंगाई के बराबर होती है। अब मान लो 1 किलो ऐसे कह सकते हो आप कि जो है 1 केजी जो है आपका, 1 केजी प्यारे बच्चों, 1 केजी आलू जो है 10 रुपए का मिल रहा है पहले, ठीक है। और फिर 1 केजी आलू जो है, 1 केजी आलू मिलने लगा 2 दिन बाद आपका 15 रुपए में। तो ये क्या हुआ, महंगाई हुई ना, ये क्या हुआ, महंगाई हुई। तो आपने क्या देखा कि मुद्रास्फीति मतलब स्फीति को ही जो है हम महंगाई बोलते हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। अर्थात 1 किलो आलू पहले आपने 10 रुपए की खरीदे, 2 दिन बाद आपको वो 15 रुपए मिल रहे हैं, तो यही जो है मुद्रास्फीति होती है। अब इसके प्रकार समझिएगा एक एक करके। देखिए एक प्रकार क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति, और एक है लागत जनित मुद्रास्फीति, और एक है मुद्रा की अधिक छपाई और प्रभाव। मान लीजिए पहले जो मार्केट में सोना जो है वो 2 लाख करोड़ का है, सोना 2 लाख करोड़ का। आपके मन में विचार होता होगा क्या कि भारत में इतनी गरीबी है तो एक काम क्यों नहीं कर रही सरकार कि जो है पैसे की जब मशीन भी है तो पैसा क्यों नहीं छाप दे रही। अरे छाप दे भाई, वो सबको दे दे। 15-15 लाख का मोदी जी ने वादा किया था, बाद में उन्होंने कह दिया जुमला है, तो क्यों नहीं दे रही भाई, दे सकती है ना। 20-20 लाख देते, वो तो क्या है, पैसा ही तो है, छप जाए, कितना भी दे दो, हर घर को दे दो, 20-20 करोड़ दे दो, 50-50 करोड़ दे दो सबको। तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर क्या हो जाएगा। अब मान लो एक बात बताओ, आप एक बात ऐसे समझो कि ये एक अभी हाल ही में बेचारा जो है एक गरीब परिवार से है, ठीक है, गरीब परिवार से, और ये बी जो है ये पैसे वाला है, ठीक है, ये पैसे वाला है। अब सरकार ने क्या किया कि ये गरीब है, इसको सरकार ने दे दिए 15 लाख रुपए। कितने दे दिए, 15 लाख। और ये है पैसे वाला बी, अब इसका मकान बनना है, इसका क्या बनना है, मकान बनना है। अब 15 लाख तो सरकार ने इसको पहले ही दे दिए, तो ये गरीब से अमीर हो गया। अब इसका मकान बनना है, और ये इसके पास जाता है कि भाई ऐसा है ए, तू चल हमारा घर बनना है। तो वो कहेगा अरे जय यहाँ से, मैं तेरा घर क्यों बनाऊं, तू उल्टा मेरा घर बना, मेरे पास तो 15 लाख रुपए हैं, तो मैं तेरा घर क्यों बनाऊं। अब ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई, मतलब सारे काम रुक गए, और इससे क्या होगा, देश का अर्थव्यवस्था पहले जो रुक जाएगा। इसीलिए नेता झूठे वादे तो करते हैं लेकिन उन वादों को पूरा कभी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि मुद्रा अधिक कभी भी नहीं छापी जा सकती। 15 लाख रुपए कभी भी सरकार जो है आपके खाते में नहीं दे सकती। सरकार ये जरूर सोचेगी कि आपके पास पैसा ज्यादा है, इसे निकालें कैसे, पर आपको देगी नहीं, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति की, ठीक है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन हो जाए या आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ जाए तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, मांग जनित मुद्रास्फीति। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक ए दुकानदार है, ठीक है, ए दुकानदार है और वो जो है सप्लाई कर रहा है अपने गांव में। आपके गांव में एक मार्केट है प्यारे बच्चों, और वो सप्लाई कर रहा है। एक होता है सप्लाई, एक होता है डिमांड, और एक होता है प्राइस, ठीक है, सप्लाई डिमांड प्राइस, ठीक है।
अब ये जो ए दुकानदार है, ये मान लो एक समय आपका, और उसमें जो है 100 केजी की सप्लाई होती है इसकी, क्या होती है 100 केजी की सप्लाई होती है, और डिमांड भी प्यारे जो आपकी 100 केजी की है, डिमांड भी 100 केजी की है, और उसका प्राइस कितना है 300 रुपये, प्राइस कितना है 300 रुपये। अब वही क्या होता है कि स्थिति बदली और जो है प्यारे जो सप्लाई तो 100 केजी है, सप्लाई कितनी है, सप्लाई तो 100 केजी ही रहेगी, लेकिन जो डिमांड है वो हो जाए कहीं से मान लो 150 केजी, डिमांड कितनी हो जाए 150 केजी। अब इधर डिमांड जब 150 केजी है और सप्लाई प्यारे जो 100 केजी के, मतलब सप्लाई का मतलब माल उसके पास 100 केजी और डिमांड उसके पास 150 केजी है, ऐसी स्थिति में जो प्राइस होगा प्यारे बच्चों वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और मान लो कितना बढ़ गया 50 रुपये बढ़ गया। तो ये कब बढ़ा, जब उसकी डिमांड बढ़ी। तो डिमांड जब बढ़ती है तो चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी हो जाती हैं। जैसे अब देखो एक बात समझ लो, एक बात ऐसे समझो कि ये जैसे हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत है, तो इसमें भारत में आप ले लो चांदी ले लो, या आप सिलेंडर ले लो, गैस सिलेंडर ले लो, गैस सिलेंडर। अब गैस सिलेंडर की स्थिति मैं बताऊं आपको, तो इसमें एक दो प्रकार के आदमी हैं, एक ए और एक बी। ए मान लो आप ऐसा मान सकते हो कि उसके पास मात्र एक सिलेंडर है, कितना सिलेंडर है, एक सिलेंडर, और इसके पास बी के पास अभी तक जब युद्ध नहीं चल रहा था उसके पहले जो है इसके पास 8 सिलेंडर थे, और 8 सिलेंडर पहले जो मान लो इसके पूरे घर में कनेक्शन अच्छे खासे हैं तो 8 सिलेंडर है। सिलेंडर इसके पास भी कई हैं, लेकिन एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, सिलेंडर कई हैं इसके पास, मान लो 2-3 सिलेंडर इस पे भी हैं, इसके पास 8 सिलेंडर है। ये क्या करता है, इसको लगा कि यार जो है डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो इसने 8 के 8 सिलेंडर भरवा लिए, 8 के 8 सिलेंडर भरवा लिए, और ये जो है बेचारा ये एक ही सिलेंडर भरवाए पड़ा है। अब इसका ये जब एक सिलेंडर भर गया तो ये जो है लाइन पे पहुंच गया सिलेंडर लेने, और इसके पास एक ही सिलेंडर लगा हुआ है लेकिन 7 सिलेंडर इसके पास भरे हुए रखे हैं। ये चाहता तो अगर मार्केट से नहीं परचेज करता तो हो सकता है कि ये लाइन वाली स्थिति पैदा ना होती। ऐसा ही बी जैसे न जाने कितने लोग भारत में जो 4-4, 5-5 सिलेंडर अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है डिमांड बढ़ा, और डिमांड बढ़ा तो वो सिलेंडर की कीमत 2200, 2500, 3000 तक पहुंच गई। क्यों, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। तो ये बात आप समझ लो, तो ये भी एक प्रकार की मुद्रास्फीति और महंगाई का एक सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। सोने चांदी में भी यही हुआ, लोगों ने सोना चांदी ज्यादा खरीद लिया, उन्होंने लगा यार मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, हम भविष्य में बेचेंगे, अभी खरीद ले रहे हैं। तो ऐसे करके जो चांदी 1 लाख 1.25 लाख पे थी वो 4 लाख के लगभग पहुंच गई। आप ये समझ लो, ठीक है, क्यों, डिमांड बढ़ी। तो प्यारे बच्चों इसको समझ गए होंगे कि मांग तो 100 केजी ही थी, डिमांड बढ़ गई, डिमांड हो गई 150 केजी, जिससे मुद्रा जो है पहले जो प्राइस 300 था वो अब बढ़ के 350 हो गया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लागत जनित जो है मुद्रास्फीति। अब यहाँ पर लागत जनित समझो, अगर लागत बढ़ती है प्यारे बच्चों तो महंगाई भी बढ़ती है, तो ये लागत जनित मुद्रास्फीति है। जब उत्पादों के निर्माण के लिए लागत मूल्य बढ़ जाए तो इसके परिणाम स्वरूप जो महंगाई अथवा मुद्रास्फीति बढ़ती है उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो प्यारे बच्चों इसको शानदार तरीके से समझना। मान लो आपने पहले क्या खरीदा, एक दुकान से, मिठाई की दुकान से खोया खरीद लिया, ठीक है, खोया खरीद लिया आपने, और पहले खोया खरीदा आपने 300 रुपए का, पहले खोया कब कितने का खरीदा प्यारे बच्चों, 300 रुपए का खरीदा। अब 10 दिन बाद गए आप उसके पास, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद आप उसी दुकानदार के पास गए, तो उसने कहा कि भाई ऐसा है खोया आप 350 में हो गया। आपने कहा भाई ये ऐसे कैसे हो गया भाई, तो वो आपको ये जवाब देगा, क्यों देखो आप समझना, यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है कि भाई ऐसा है कि पहले जो दूध था वो 40 रुपए लीटर था, अब जो है दूध बढ़ गया, कितने रुपए लीटर हो गया, 50 रुपए लीटर हो गया। अब जब दूध 40 वाला 50 रुपए लीटर हो गया तो भाई जो खोया 300 वाला था वो 350 रुपए किलो हो गया। तो यही होता है प्यारे जो क्या, लागत जनित मुद्रास्फीति, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, तो इसको समझना आप ऐसे। अब यहाँ समझिए, मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह। मान लो मुद्रा जब अधिक छप जाए तो क्या हो। अब मान लो यहाँ पर देखिए मुद्रा की आपूर्ति व्यवस्था, पहले आप एग्जांपल समझिए। मान लीजिए ये दुकानदार है, ये पैसे गिन रहा है, ठीक है, और एक ग्राहक है, एक क्या है पेरेचो, ये ग्राहक है, ये इसके पास आया, ये क्या आया, इसके पास ये ग्राहक पेरेचो आया और ये खोया लेने गया, और खोया इसने कहा कि भाई ऐसा 1 केजी हमें जो है खोया दे दो। अब इसने क्या किया, खोया तो 300 रुपए किलो है, खोया कितने रुपए किलो है, 300 रुपए किलो। इसने 500 का नोट दे दिया, 500 का नोट दे दिया, और जो है इसने इसको 200 रुपए वापस कर दिए। अब ये चुपचाप चला गया। भाई साहब दूसरा ग्राहक आया, उसने भी देखा कि यार ये भी 500 रुपए दे रहा है, उसने 2 किलो मान लो खोया बेच दिया,
अब ये दोनों ऐसे आदमी थे जो जब माल लेने जाते तो उससे नाटक करते थे हमेशा। क्या नाटक करते थे कि अरे यार 300 में नहीं, एक कम कर 290 में दे दे। एक आता दूसरा वो कहता अरे यार 280 में दे दे। तो ये लोग नाटक किया करते थे। पर आज जितने भी दुकानदार के पास ग्राहक आए उसमें एक ने भी नाटक नहीं किया। इसने कहा कि यार ऐसा क्यों हो गया। तो इसको इस बात का एहसास हुआ कि यार मार्केट में पैसा ज़्यादा है। इसने क्या कहा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है। तो इसने जब देखा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए। इसने कहा कि यार मेरा रोज जो है 10 किलो खोया बिकता था, अब जो है पहले जो हमारा खोया बिक रहा है 20 किलो। तो एक काम करें, क्यों ना हम इसको जो है रेट बढ़ाएं। तो जिससे क्या है सप्लाई जो है कम होगी और बेनिफिट हमारा ज़्यादा होगा। तो इसने क्या कर दिया ऐसी स्थिति में, क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो उसने रेट बढ़ा दिया। तो आप ये समझ लो जब उत्पादन में बिना वृद्धि किए हुए मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ा दी जाती है या बढ़ा दिया, तब लोग ज़्यादा मांग करने लगते हैं, जिस कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। परिणाम क्या होता है फिर, जो आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, महंगाई देखने को मिलती है। यहाँ समझ सकते हो जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाती है या उसका मूल्य घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर फिर जो बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुद्रास्फीति प्यारे बच्चों आपने पीछे समझा होगा, पहले ये समझो। पीछे मैंने मुद्रास्फीति में बताया था कि एक चीज़ क्या होती है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, सप्लाई कम है तो वो क्या होता है मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, एक होता है पहले जो मुद्रा अवस्फीति। क्या होता है मुद्रा अवस्फीति, एक होता है मुद्रा अवस्फीति। तो एक होता है मुद्रास्फीति, एक होता है मुद्रा अवस्फीति। मैंने क्या कहा स्फीति में क्या होता है पहले जो केवल मुद्रा स्फीति में, ये जो लिखा है मुद्रा स्फीति, इसमें क्या होता है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा, क्या ज़्यादा, डिमांड तो ज़्यादा है पर सप्लाई प्यारे बच्चों कम है। तो ये होती है मुद्रा स्फीति। और अगर अवस्फीति को देखोगे आप तो इसका मतलब ये कहोगे कि मार्केट में सप्लाई तो ज़्यादा है, सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन उसकी प्यारे बच्चों डिमांड कम है। उल्टा हो गया ना, तो इसे हम बोलते हैं मंदी। इसे हम क्या बोलते हैं मंदी, कि यार बड़ा मंदी का ज़माना है। ठीक है, कि मतलब सामान तो लिए बैठे हैं लेकिन बिक्री नहीं हो रही है। तो सप्लाई तो अच्छी खासी है लेकिन डिमांड नहीं है, तो इसको बोलते हो आप मंदी। तो मुद्रा स्फीति और अस्थिति दोनों आपने यहाँ पर समझे। अब एक बात ध्यान देना, एक आता है गतिहीन स्थिति। ठीक है, अर्थात ये वो स्थिति है जब बाजार में एक साथ महंगाई और मंदी दोनों आ जाए, अर्थात जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ हों, उस अवस्था को हम जो है गतिहीन स्थिति कहते हैं कि महंगाई और मंदी दोनों बराबर हैं। ठीक है, एक होता है अवमूल्यन। ठीक है, जब सरकार विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर देती है, उसे हम जो है अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, तो ये सरकार क्यों करती है, ताकि प्यारे बच्चों निर्यात को बढ़ाया जाए, निर्यात को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, इसलिए सरकार जानबूझकर ऐसा करती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देश वालों की डिमांड ज़्यादा होगी, इसीलिए जो है हम जानबूझकर जो है स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले मान लो $1 70 का था, अब $1 75 का हुआ। इसका मतलब रुपया जो है हमारा गिर रहा है, रुपया घट रहा है। आपको लग रहा होगा मुद्रा तो बढ़ रही है, लेकिन भाई रुपया तो गिर रहा है ना। परिणाम क्या होंगे, विदेशी मुद्रा महंगी होगी तो प्यारे बच्चों निर्यात बढ़ता है, जिससे हमारे यहाँ थोड़ा सा चीज़ें सस्ती होंगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे भारत के बजट का इतिहास। किसका, भारत के बजट का। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लेना। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर चमड़े का थैला होता है। ठीक है, वहीं एक बात ध्यान देना, तो 10 बार बजट पेश किया है प्यारे बच्चों, सर्वाधिक आपका मोरारजी देसाई ने। सर्वाधिक बजट किसने पेश किया है, तो ये आपको याद रखना है कि 10 बार पेश करने वाले व्यक्ति जो है मोरारजी देसाई हैं। लेकिन सर्वाधिक लगातार बजट पेश करने वाले कौन है, तो निर्मला सीतारमण प्यारे बच्चों वर्तमान में ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रथम महिला वित्त मंत्री 1970 में प्यारे जो आपका इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रथम पेपरलेस बजट 2021 में पहली बार पेश किया गया, ये डिजिटल बजट के रूप में जाना जाता है। प्रथम रेल बजट पेश किया गया था 1924 में जॉन मैथाई के द्वारा एकवर्थ जो है कमेटी की सिफारिश पे। ठीक है, फिर देखिए अंतिम रेल बजट 2016 में पेश किया गया, सुरेश प्रभु द्वारा विवेक देवराय समिति के द्वारा इसे जो है पेश करवाया गया। अब एक बात ध्यान रखना समाज हित में कि एक वर्ष में एक बार जो है बजट पेश होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय वर्ष में जो है 2 बार जो है बजट पेश किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब देखिए बजट एवं राजकोषीय नीति।
बजट का आशय एवं व्यय का विवरण है, अर्थात ये भविष्य में आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण होता है। ठीक है, बजट शब्द का संविधान में पहले कोई वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण जो दिया गया है वो केंद्र में जो है अनुसूची जो है आपका, उसमें पहले केंद्र के अनुच्छेद 112 में और राज्य में पहले अनुच्छेद 202 में इसका वर्णन है। लेखा वर्ष, राजकोषीय वर्ष और वित्तीय वर्ष, ये तीनों पहले 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है आपके चलते हैं। मुख्य बिंदु में ध्यान दीजिएगा, बजट सरकार की वित्तीय योजना का दर्पण है। ये राष्ट्र की आर्थिक दिशा तय करने में सहायक है। संतुलित बजट से विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित होती है। ठीक है, फिर देखिए बजट अनुमान, संशोधित बजट अनुमान और एक वास्तविक बजट, ये 3 पॉइंट होते हैं फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बजट अनुमान क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, आगामी वित्तीय वर्ष वाला जो है इसे हम बोलते हैं बजट अनुमान। संशोधित अनुमान ये चालू वर्ष वाला होता है, करंट ईयर वाला। वास्तविक बजट ये पिछले वित्तीय वर्ष वाला होता है। अब देखिए भारत में बजट की अगर बात करें बिल्कुल शुरुआत से, स्टार्टिंग से, तो जेम्स विल्सन जो है ये देश का पहला बजट लेके आए थे 7 अप्रैल 1860 में, तब हमारा देश आज़ाद नहीं था। स्वतंत्र भारत का पहला 26 नवंबर 1947 में आया। 26 नवंबर 1947 में आया। ये R.K. शनमुखम शेट्टी ने जो है प्रस्तुत किया। गणतंत्र भारत का पहला जो है जॉन मैथाई ने प्रस्तुत किया था 28 फरवरी 1950 को। ठीक है, अब देखिए बजट के अवयव की अगर मैं बात करूं कि बजट के अवयव क्या होते हैं, तो सार्वजनिक आय प्राप्ति और सार्वजनिक व्यय। ठीक है, अगर बात करें तो सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्त समस्त आय का वर्णन इसमें किया जाता है। प्रकार तो ध्यान रखना, एक तो राजस्व आय होता है और एक जो पूंजीगत आय होता है, ये सार्वजनिक आय के पार्ट हैं। ठीक है, वहीं सार्वजनिक व्यय तो एक कमाई होती है, एक खर्चा होता है। सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला समस्त व्यय जो है सार्वजनिक व्यय कहलाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आगे देखिए बात करते हैं, अब राजस्व आय क्या होता है, तो सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे ना तो सरकार की संपत्ति में कमी हो और ना ही सरकार की देनदारियों में वृद्धि हो। कर्जे पर आय जैसे टैक्स है, पेनल्टी, जुर्माना है, ये सारी चीज़ें आय के अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए पूंजीगत आय। ठीक है, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो या फिर ऋण में वृद्धि हो। ठीक है, ये आपका विदेशों से लिया गया ऋण और PSU का निवेश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आती हैं। अब ऋण का मतलब क्या है, जो हम विदेशों से ऋण ले लेते हैं ना, कि मतलब भाई ज़रूरत है, ये काम करना है हमें, तो ऐसी स्थितियों में जो है यहाँ पर हमें संपत्ति में कमी देखने को मिलेगी या और ऋण बढ़ सकता है। ठीक है, फिर देखिए सार्वजनिक व्यय, पहले बच्चों इसके 2 पॉइंट बताए, मतलब राजस्व व्यय बताया और एक बताया आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले हम राजस्व व्यय की बात करते हैं। सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय जिससे ना तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो और ना ऋण या देयताओं की कमी हो। ठीक है, जैसे उदाहरण एक वेतन है, पेंशन है, सब्सिडी है, योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति है, ब्याज भुगतान है, ये प्यारे बच्चों राजस्व व्यय में आते हैं। और देखिए पूंजीगत व्यय की बात करें तो आपका सरकार द्वारा किए जाने वाला ऐसा व्यय जिससे योग सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो या फिर ऋण देयताओं में कमी हो। देयताओं का मतलब देने वाला। ठीक है, डेबिट। अब देखिए उदाहरण में समझो, ऋण अदायगी, सरकारी अस्पताल हुए, पार्क हुए, कॉलेज हुए, सड़कें, पुल, भवन आदि का निर्माण हो गया, रेल पथ, बांध, कारखाने की स्थापना, पर जो इसमें सरकार को रुपया खर्च करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक उसने रोड बना दी, एक सड़क बना दी, बाद में उसको निकाला भी जाता है। तो आप सड़क तो बना दी लेकिन निकालना किससे, तो पहले जो इसके लिए हम लगाते हैं टूल, क्या लगाते हैं, टूल टैक्स लगाते हैं। सही है, तो इससे जो है पैसा निकाला जाता है। ठीक है, अब सरल भाषा में राजस्व व्यय से दैनिक कार्य चलते हैं जबकि पूंजीगत व्यय से भविष्य का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक। अब हम जो है बैंक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सारी बैंकों को बहुत ही कम समय में जो है स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ जो है पहले जो कहाँ से होता है, तो इटली से होता है। आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे सर जो है ये आपका इटली से होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट बैंक 1157 में बैंक ऑफ वेनिस था। ठीक है,
फर्स्ट बैंक इन इंडिया फिर जो 1770 में आया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, ठीक है। कोलकाता अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। प्रेसिडेंसी बैंक आती है, तो प्रेसिडेंसी बैंक पहले जो हमारे पास 3 थी, एक बैंक ऑफ बंगाल, एक बैंक ऑफ मुंबई, एक बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में की गई और बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में की गई, बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में की गई। लेकिन क्या होता है कि 27 जनवरी 1921 को इनका विलय कर दिया जाता है और विलय करने के बाद एक नई बैंक बना दी जाती है जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले तो इस प्रकार से आप ये समझें। समय आया आपका 1 जुलाई 1955 का, ठीक है। 1 जुलाई 1955 का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1959 में लाया गया। 8 बैंकों को एसबीआई का जो है सहयोगी बना दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक हो गया पहले जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 1865 में इलाहाबाद बैंक 2020 में जो है विलय इंडिया बैंक में हो गया, ठीक है। 1865 में कौन सी बैंक खोली गई? इलाहाबाद बैंक खोली गई, लेकिन 2020 में इसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक जो है फैजाबाद में खोली गई। कौन सी? अवध है, पहले जो अवध लिखा है ये, ठीक है। अवध ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। भारतीयों के प्रबंधन में चलने वाला पहले जो प्रथम बैंक था ये, कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक। तो भारतीयों के प्रबंधन में चलने वाला प्रथम बैंक, फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस, ठीक है। अब देखिए 1894 में आई पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक, और इसको लाने का श्रेय जो जाता है वो दयाल सिंह व लाला लाजपत राय जी को जाता है। इसका हेडक्वार्टर पहले जो बनाया गया लाहौर में, लेकिन वर्तमान में दिल्ली है क्योंकि लाहौर चला गया था बंटवारे के समय पाकिस्तान में, ठीक है। इसे प्रथम भारतीय बैंक जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रथम भारतीय बैंक जो है कहा जाता है। अब देखिए 1906 में जो आया बैंक ऑफ इंडिया। विदेश में शाखा खोलने वाला जो है प्रथम बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ इंडिया था, फर्स्ट बैंक टू ओपन ब्रांच अब्रॉड, ठीक है। तो देखिए 1946 लंदन में जो है एक शाखा इसने खोल दी। 1911 पहले जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। प्रथम जो है स्वदेशी बैंक था, फर्स्ट इंडिजिनस बैंक जो है कौन सा था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। चलिए फिर देखिए आप बात करेंगे हम आरबीआई के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। स्थापना इसकी पहले जो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा हुई, रॉयल कमीशन की जो है सलाह पर, सही है। आरबीआई एक्ट लाया गया 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई। 5 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और ये कैपिटल जो है 100 रुपए मूल्य वाले 5 लाख शेयर में जो है इसे विभाजित किया गया, ठीक है। हेडक्वार्टर 1935 से 37 तक तो पहले जो कोलकाता रखा गया, लेकिन बाद में जो है 1937 से फिर जो इसे परमानेंट के लिए मुंबई कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया। आरबीआई को शक्तियां दी गई। प्रारंभिक नाम बैंकिंग जो है कंपनी अधिनियम 1949 के अंतर्गत, ठीक है। नाम परिवर्तित किया गया 1966 में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। पर देखिए आरबीआई का निर्देशक मंडल होता है पहले जो, और उसमें जो है सदस्य 21 होते हैं और कार्यकाल उनका 4 वर्ष का होता है। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसमें ताड़ का पेड़ देखने को मिलेगा, और जो है पहले जो अंदर जो है बंगाल का टाइगर होता है, एक गोला होता है, और उस गोले में पहले जो इर्द गिर्द जो है यहाँ पर ताड़ का पेड़ होगा और बीच में जो है बंगाल टाइगर होगा, ठीक है। इमेज लगा दी मैंने। चलिए देखिए स्पेशल बैंक नाबार्ड प्यारे बच्चों, ये किसानों का बैंक था, ठीक है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली पूरी बैंक थी। स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। पहले जो इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई है और कई बार हिंदी में भी आई है, कई बार इसकी स्थापना का समय भी आया कि 12 जुलाई 1982 है, ठीक है। शिवरामन समिति की सलाह पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर पहले जो मुंबई बनाया जाता है और अध्यक्ष जो है श्री साजी केवी को जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आरआरबी की बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है।
पता चले ग्रुप डी समझ लो, नहीं ग्रुप डी नहीं, बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, सरकार के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंक इसके अंतर्गत इसमें जो है ऐड किया गया। देखिए स्थापना की बात करें 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति की सलाह पर जो है इसे चालू किया गया। आरआरबी एक्ट लाया गया 1976 द्वारा। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग जो है सुविधा प्रदान करने वाला जो है अहम बैंक बनने वाला था, ठीक है। फर्स्ट आरआरबी खोला गया यूपी मुरादाबाद और प्रथमा बैंक इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। वर्तमान में बात करें तो 143 जो है आरआरबी बैंक खुले हुए हैं। गोवा और सिक्किम में एक भी जो है आरआरबी बैंक नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि 5 ईयर प्लान्स जो है अर्थात पंचवर्षीय जो योजना है इसकी शुरुआत या इसके विचार कैसे हुए, ठीक है। हालांकि आज तो इसको बंद कर दिया गया बीजेपी की सरकार द्वारा, हो सकता है कांग्रेस कभी भविष्य में जब आएगी तो वो इसे दोबारा चालू कर देगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे एक पॉइंट है जो हमारे पास, जिसका नाम है आपका आर्थिक नियोजन। क्या पॉइंट है? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1928 में जो है यूएसएसआर जोसेफ स्टॉलिन द्वारा जो है किया गया। कहाँ? तो यूएसएसआर का मतलब क्या है पेरेंट्स, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। तो इस यूएसएसआर का मतलब है पेरेंट्स आपका सोवियत संघ। क्या मतलब है इसका? सोवियत संघ। और ये सोवियत संघ एक पेरेंट्स अकेला देश बना हुआ था, एक संघ के रूप में ये जो है कार्य कर रहा था। इससे जो है 26 दिसंबर 1991 को, कब? तो 26 दिसंबर 1991 की बात है पेरेंट्स। ये जो है 15 देशों में विभक्त हो गया था। कितने देशों में विभक्त हो गया था? 15 देशों में जो है ये विभक्त हो गया था। उस समय जो है 25 दिसंबर 1991 को एक आदमी थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ये जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। अब 15 देश जैसे आप देखते हो, इसमें मुख्य देश एक आता है जो सबसे बड़ा है जो वो है आपका रूस, जिसे आप कहते हो रसिया, ठीक है। तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये ऐसे देश जो है 15 उसमें से जो है विभक्त हो जाते हैं। तो यूएसएसआर की थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने जो है आपको बताई है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो कहाँ से लिया गया ये? क्या? आर्थिक नियोजन। ये 1928 में यूएसएसआर से लिया गया और जो है इसका निर्माण किसने किया? जोसेफ स्टॉलिन द्वारा जो है पहले इसका निर्माण किया गया था। देखिए आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ठीक है। फिर भारत में आर्थिक नियोजन यूएसएसआर से ही लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में नियोजन बात जो है पहली बार एम विश्वेश्वरैया ने की थी। उनकी 1934 में एक पुस्तक आई थी, बुक आई थी, जिसका नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उसमें जो है इसका वर्णन उन्होंने किया था। किसका? तो नियोजन का, ठीक है। अब देखिए हरिपुरा अधिवेशन में इसका जिक्र किया गया 1938 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। फिर देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति के नाम से जो है 1938 में एक स्थापना की गई, जो कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाओं से ही संबंधित थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधीवादी योजनाएं 1944 में श्रीमान नारायण द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी आपने जो है पृष्ठभूमि उसकी समझी। अब देखिए पंचवर्षीय योजना का ढांचा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, अर्थात 5 ईयर्स प्लान्स का, ठीक है। यह अवधारणा सोवियत संघ अब रूस से ली गई, ठीक है, जहां जोसेफ स्टॉलिन ने 1928 में जो है इसे शुरू किया, ठीक है। ये तो आप पहले ही समझ गए। फिर देखिए योजना आयोग आया। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे सर 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी और गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए इस योजना को जो है बनाया गया था। फिर देखिए अगर बात करें तो योजना आयोग की अगर बात करें तो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो पदेन अध्यक्ष को प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु अब योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह जो है जो आपका नीति आयोग जो है बना दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए योजना आयोग की अगर बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो अहलूवालिया थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखने हैं। चलिए देखिए बात करते हैं आगे।
देखिए, योजना आयोग से नीति आयोग स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी, भाई योजना आयोग था उससे नीति आयोग कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को। चूंकि बीजेपी की सरकार आ गई, अब जब बीजेपी की सरकार आ गई तो वो जो है बीजेपी किसी टारगेट पे काम नहीं किया करती है, वो उसकी राजनीति तो आज तक किसी की समझ में नहीं आती कि वो राजनीति करती कैसे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 5 ईयर प्लान में जो है एक टारगेट रखा जाता था। जो कांग्रेस की सरकार थी एक टारगेट रखती थी, नहीं हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, तो महंगाई कंट्रोल करती थी। अगला टारगेट उसने दिया अगली पंचवर्षीय कि हम इसमें रोजगार देंगे, तो रोजगार देती थी। अगले टारगेट बिजली पे ध्यान है, बिजली पे। अगला टारगेट कृषि, मतलब इस प्रकार से उनका एक 5 साल का टारगेट होता था, ठीक है। तो वो टारगेट पे जो है कार्य किया करते थे। बात करें अब देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को मोदी जी द्वारा जो है की गई। बात यह आती है कि नीति आयोग एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है नीति आयोग, इंग्लिश में अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पदेन अध्यक्ष पहले जो प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होते तो मोदी जी हैं, ठीक है। और देखिए प्रथम उपाध्यक्ष जो है आपके अरविंद पनगड़िया जी, और वहीं वर्तमान उपाध्यक्ष में पहले जो सुमन बेरी जी हैं। प्रथम सीईओ श्री जो है आपका सिंधु खुल्लर जी हैं, ठीक है। तो यह कह सकते हो सिंधु श्री खुल्लर जी, ठीक है। वर्तमान सीईओ की बात करें तो वीवीआर सुब्रमण्यम है। राज्य के सीएम प्लस यूटी जो है आपका यूनियन टेरिटरीज आते हैं, अर्थात जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है। सदस्य इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो कोई दिक्कत किसी को पहले नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की, लेकिन अंतिम जो है 2012 थी, जो 2017 तक चली। बीजेपी ने इसे जो है पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। ये बात मैंने आपको ऊपर भी बताई थी। फिर देखिए एनडीसी एक चीज आती है, पहले जो एनडीसी आती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई, पहले जो इसकी स्थापना हुई 6 अगस्त 1952 को। बात ये आती है कि एनडीसी की स्थापना क्यों हुई? तो इसकी स्थापना जो है पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को जो है उनसे संबंधित जितने विभाग थे उनको संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर देखिए इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी ही होंगे। उद्देश्य क्या था? तो योजना आयोग को सलाह देगा। ये किसको सलाह देगा? पहले जो एनडीसी जो है ये आपका योजना आयोग को सलाह देगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड आपने यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझा। अब हम बात करें कि पहले जो हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, अर्थात फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो है, पहली पंचवर्षीय योजना, ये पहले जो 1951 से जो है आपकी 56 तक पहले जो चलती है, ठीक है। अब देखिए मॉडल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडल एग्जाम में बहुत भारी मात्रा में पूछता है। मॉडल क्या है? तो हैराल्ड मॉडल कह दो या फिर डॉमर मॉडल कह दो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो क्या कहोगे? हैराल्ड मॉडल या फिर डॉमर मॉडल, ठीक है। फिर देखिए उद्देश्य की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था पहले जो वो किसान के लिए जो कृषि है और सिंचाई, तो आप इतना कह सकते हो कि कृषि एवं सिंचाई पर जो है पहले जो आपका बल देना है। किसमें? कृषि और सिंचाई पर जो है बल देना है, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था हैराल्ड मॉडल या डॉमर मॉडल, ठीक है। उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई पर बल देना जिससे कृषक को थोड़ा सा राहत मिल सके, ठीक है। विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य था इसका 2.1%, लेकिन प्राप्ति जो हुई वो 3.6% हुई, अर्थात 3.6%। जितना मतलब लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा प्राप्ति हुई, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सक्सेस रही, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे अगला कार्य की बात करें जो कार्य की, तो 5 IIT कॉलेज बनाए गए, ठीक है। तो ये सब थे कहाँ का? तो एक खड़गपुर में था, एक बम्बई या मुंबई में था, एक मद्रास या चेन्नई में था, एक कानपुर दिल्ली। तो आप ऐसा कह सकते हो खड़गपुर, मुंबई, चेन्नई, कानपुर और दिल्ली। तो यहाँ पर पहले जो इसकी स्थापनाएं की गई थी, ठीक है, 5। फिर देखिए भाखड़ा नागल डैम बनाया गया, सतलज नदी पर ये जो है पहले जो आपका बनाया गया था, ठीक है। फिर देखिए हीराकुंड बांध, ये महानदी पर पहले जो दामोदर घाटी परियोजनाएं चलाई गई इसमें हीराकुंड बांध में, ठीक है। फिर देखिए 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्य जो है शुरू किया गया। कौन सा? पहले जो सामुदायिक विकास कार्य शुरू किया गया, इसमें जो है पहले जो 55 क्षेत्रों को चुना गया था। कितने क्षेत्रों को चुना गया था? 55। भारत में इस कार्य के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में जो है नेहरू जी ने फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि डॉक्टर डगलस एनसियर को नियुक्त किया था, और इसका लक्ष्य जो था वो गाँव को स्वावलंबी बनाना था। मतलब जो है ग्राम को जो थे आपके उनको स्वावलंबी बनाना था, ठीक है। फिर देखिए बात करें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई पहले जो, और ये कहाँ हुई? तो चेन्नई में। यहीं पर पहले जो आपने नाम सुना होगा वंदे मातरम एक्सप्रेस। जब ये वंदे मातरम
एक्सप्रेस बनी थी तो इसका नाम जो है पहले जो ट्रेन 18 था। क्या नाम था? ट्रेन 18 था। हालांकि बाद में इसका नाम जो है चेंज करके वंदे मातरम एक्सप्रेस कर दिया गया था। तो इसका निर्माण यहीं पर हुआ था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ था। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना के फैक्ट आपने समझे। अब देखिए बात करेंगे हम सेकंड 5 ईयर प्लान, अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से पहले जो ये आपकी 1961 तक चली थी। ठीक है, इसका जो मॉडल रहा वो पीसी महाल नोबिस मॉडल था। कौन था? पीसी महाल नोबिस जो है पहले जो आपका मॉडल था। उद्देश्य की बात करें तो उद्योगों और खनिजों पर जो है बल देना था। यहाँ अगर बात करें तो विकास दर जो थी वो लक्ष्य अगर बात करें तो 4.5% का था, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो 4.2% की हुई। इसका मतलब कहीं तक ये फेल तो रही नहीं। ठीक है, आप इसे पूर्णतः फेल नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि थोड़ा सा टारगेट से पीछे रहेंगे, लेकिन ठीक थी, सही। अब इसी में जो है 1956 में पहले जो एक योजना चलाई गई जिसका नाम था खादी ग्रामोद्योग योजना। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग योजना चलाई गई। ठीक है, 1956 में 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए। कहाँ कहाँ? एक तो भिलाई, दूसरा दुर्गापुर और तीसरा पहले जो आपका राउरकेला। जो भिलाई था ये रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में खोला गया। ठीक है, जो दुर्गापुर था पहले ये ब्रिटेन के सहयोग से आपका पश्चिम बंगाल में खोला गया। राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से आपका पहले जो उड़ीसा में खोला गया था। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने बढ़िया तरीके से समझा। फिर बात करें 2 अक्टूबर 1958 की। 2 अक्टूबर 1958 को जो है पहले जो आपके NAFED की स्थापना हुई, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई। इसका जो है हिसाब किताब क्या था? तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ है। इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो पहले जो आपका दिल्ली बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था हेडक्वार्टर इसका? तो आप कहेंगे सर वो हेडक्वार्टर जो है आपका वो दिल्ली बनाया गया। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे देखिए बात करेंगे हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, अर्थात थर्ड 5 ईयर्स प्लान। ये 1961 से लेके आपका 66 तक चला। देखिए मॉडल की बात करें तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। वहीं अगर बात करें तो एक बात बताओ, अच्छा पहले का मॉडल क्या था? पहले जो तो पहली वाली का मॉडल जो था वो हेराल्ड डॉमर मॉडल था। ठीक है, दूसरे का पीसी महाल नोबिस मॉडल था। पहले वाली का काम कृषि विकास था, दूसरे का औद्योगिक विकास था, और तीसरी तरफ जो हम देखिए रिवाइज भी कराता चल रहा हूँ मैं। उद्देश्य क्या है इसका तीसरी वाली का? तो जो है आप कहोगे कृषि एवं उद्योग पर बल। आपको मॉडल तो बता ही दिया, चक्रवर्ती मॉडल है। ठीक है, तो कृषि एवं उद्योग पर बल जो है पहले जो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। हालांकि ये वाली योजना जो है मैंने आपको बताया था कि फेल हो गई। ठीक है, अब देखिए विकास दर की लक्ष्य की बात करें तो 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? केवल 2.4%। तो ये तो पूर्ण रूप से असफल रही थी, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना की गई। IDBI पर जो एक प्रकार की बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो IDBI की स्थापना कब हुई? तो 1964 को हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब देखिए बात करें तो भारतीय समझेंगे 1 जुलाई 1964 को जो है IDBI की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना? तो आप कहेंगे IDBI की। ठीक है, अब IDBI है क्या? एक्चुअल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, अब एक पॉइंट ध्यान देना, जो आपका 14 जनवरी है, कब है? 14 जनवरी 1965 को पहले जो FCI की स्थापना हुई। ठीक है, किसकी स्थापना हुई? तो 14 जनवरी 1965 को जो है आपका FCI की स्थापना हुई। FCI का मतलब क्या है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य निगम, और इसे ही पहले जो बफर स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक बोलते हैं। फिर देखिए 1965 में कृषि कीमत आयोग बनाया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना की गई? कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। हालांकि 1985 में इसे जो है CACP कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, और CACP का मतलब क्या हुआ? CACP का मतलब द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस जगह जो 2-3 पॉइंट है पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली चीज, कृषि लागत मूल्य और आयोग आया। ठीक है, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था MSP निर्धारित करना। MSP का मतलब क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। इससे ही जो है एफसीआई क्या करता है, माल परचेज करता है, खरीदारी करता है। एफसीआई किस पे खरीदारी करता है, तो आप कहेंगे सर जो है एफसीआई जो है एमएसपी पर खरीदारी करता है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको कि 23 फसलों के लिए एमएसपी जो है जारी होता है, पर कुछ किताबों में 24 दिखाता है। रीजन क्या है कि जो एक फसल गन्ना होती है इस पे एमएसपी जारी नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है इसके लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी होता है जो किसान यूनियन के द्वारा जारी कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये पंचवर्षीय योजना जैसे कि मैंने आपको बताया फेल रही। उसका रीजन क्या था कि युद्ध हुआ, ठीक है। किसका युद्ध हुआ, तो चीन और जो है भारत, ठीक है। चीन और भारत में युद्ध हुआ पहले, जो इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। कब हुआ युद्ध, तो 1962 में। तो चीन और भारत का जो है आपका 1962 वाला युद्ध हो गया, जिसके कारण ये योजना जो है पहले जो आपकी फेल रही। याद रखने एक बात कि जब भी दो देशों में युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है भले ये देश मान लो जीत जाए, ये देश जीत जाए तो क्या जीत कर भी इसका कोई फायदा हुआ होगा, नहीं, नुकसान ही होगा इसका, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं 1965 पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत जीत गया। मैंने क्या कहा, जीतने के बावजूद भी तो हमें लॉस ही झेलना पड़ा। ये समय बहुत दुर्दशा का चल रहा था, बहुत ही इसमें जो है गंदा हिसाब किताब हो गया था। अब देखिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। गुलजारी लाल नंदा जो है पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जो है फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मतलब जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, इसका आमतौर पर एक बात समझ सकते हो आप। इसका मतलब जो होता है कि यदि किसी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर हो उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आमतौर पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री या अंतरिम प्रधानमंत्री जो है बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरी योजना फेल होने के बाद, देखिए यहाँ फेल तो हो ही गई, तीसरी योजना फेल होने के बाद फिर वार्षिक योजनाएं आई, क्योंकि अब लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे। तो जो वार्षिक योजनाएं थी तो वो 1966 से 69 तक चली। कैसे, एक चली 1966 से 67 तक, एक चली 67 से 68 तक, और एक चली पहले जो आपके 68 से 69 तक। तो तीसरी योजना के फेल होने के बाद तीन जो है क्या चली थी, वार्षिक योजनाएं चली। अब इसी योजना को, जो आपकी वार्षिक योजना थे, इसे प्लान हॉलीडे योजना जो है बोला गया, या योजना अवकाश के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। देखिए अगर भारत की बात करूं तो पहले जो भारत में हरित क्रांति के जनक है, भारत में जो हरित क्रांति के जनक है उनका नाम पहले जो एमएस स्वामीनाथन है। आपने खूब सुना होगा, क्या सुना होगा, एमएस स्वामीनाथन। वहीं अगर बात विश्व की करें कि भाई विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपने नाम सुना होगा नॉर्मन जो है बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये पहले जो आपके विश्व के दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है जो बोरलॉग है, इन्होंने सबसे पहले जो गेहूं में बहुत अच्छा योगदान दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना अर्थात 4th 5 ईयर प्लान, ये 1969 से फिर जो आपकी 74 तक चली। मॉडल जो था इसका वो डीपी गॉडगिल मॉडल था, डीपी गॉडगिल। और इसका उद्देश्य जो रहा वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना जो है पहले जो इसका उद्देश्य था। वहीं विकास दर की बात करें, लक्ष्य जो था वो लक्ष्य रखा गया 5.7% और प्राप्ति जो थी वो 3.3% रही। तो कुल मिला के ये वाली भी जो है पहले जो आपकी असफल रही, ठीक है। अब देखिए बात करें तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी वाले बैंकों को सरकारी जो है बैंक बना दिया गया। जिन बैंकों में 50 करोड़ से ज्यादा पैसा था उनको जो है सरकारी बैंक का दर्जा दे दिया गया। 1900 फेल होने के कारण समझिए 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ। 1971 में क्या हुआ, भारत पाक का युद्ध हुआ। फिर यहीं परिवार नियोजन आ गया, फिर जो इसरो की स्थापना कर दी गई, ठीक है, इसरो की स्थापना की गई। तो फिर जो स्थापना हुई थी इसकी वो 15 अगस्त जो है 1969 में हुई थी, ठीक है, 1969 में। आप एक बात जानते होंगे, मैं ये मानता हूं कि भारत में इस मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो मनुष्य कौन सा है प्यारे, जो विक्रम साराभाई। आपको जानना चाहिए विक्रम साराभाई। आपने 2 आदमियों का नाम सुना होगा, पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। विक्रम साराभाई, आप देखिए ये बहुत ही महान आदमी थे। महान क्यों थे प्यारे जो, क्योंकि भारत में उस समय क्या था कि जैसे उस समय प्यारे जो आपके, तो इस समय पीएम जो थी आपकी इंदिरा गांधी थी। कौन थी पीएम, इंदिरा गांधी थी। अब एक बात आप ऐसे समझ सकते हो कि विक्रम साराभाई जी को जो है इन्होंने जब उसकी स्थापना की तो इनको ज्यादा बजट नहीं मिला करता था।
मतलब जब बजट आता तो उसमें जो है टेक्निकल व्यवस्था के लिए कोई बजट नहीं हुआ करता था, अपनी जेब से ये रुपया लगाया करते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दो आदमियों का आपने नाम सुना होगा, पहले जो दो आदमियों का नाम सुना होगा, एक जैसे अडानी और दूसरे अंबानी है। कौन कौन? तो एक पैर जो आपके अडानी हो गए और दूसरे पैर जो आपके अंबानी हो गए। आप हमें एक बताओ, इन्होंने अपनी दम पर क्या कुछ किया? क्या नहीं किया। अपनी क्या कोई ऐप ऐसा लॉन्च कर दिया जैसे व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ऐसा कोई ऐप लॉन्च किया, या मतलब कोई तकनीकी ऐसी चीज लॉन्च कर दी? वो नहीं लॉन्च की इन दोनों ने। तो एक्चुअल में ये जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पैसे वाले बने हुए हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा इनको काम दिया जाता है और ये पैसे वाले बन जाते हैं। ऐसे तो किसी भी आदमी को आप पैसा दे दो तो पैसे वाला बन जाएगा भाई। किसी भी आदमी को भारत में उठा के आप जो है कि मान लो ट्रेन बेच दो, उसे विद्युत बेच दो, उसे आप उसे स्टेशन बेच दो, आप उसे गोदान खदान सारे बेच दो, तो वो पैसे वाला तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने दम पर भारत में कुछ नहीं किया। इन लोगों ने जो है मतलब सरकार के उससे ही इन्होंने जो है अपने आप को आगे बढ़ाया है। ठीक है, विक्रम साराभाई को उस समय बजट नहीं मिला करता था, तो ये धीरे धीरे उस चीज को बहुत आगे ले गए। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हो गई और डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा इसकी स्थापना की गई। हालांकि 1962 में इसको जो है स्थापित माना जाता है। ठीक है, 1969 में पूर्ण रूप से इसको स्थापित कर दिया गया था, लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनी थी तो पहले जो उस समय इसका नाम इंकोस्पर था। क्या नाम था? इंकोस्पर। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका? इंकोस्पर था, बाद में इसका नाम इसरो दिया गया है। अब समझो आगे। विकास दर के लक्ष्य प्राप्ति न होने के बाद भी इस पंचवर्षीय योजना ने अब तक का सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर जो है तय की। कहने का मतलब फेल रही योजना वो, ठीक है, लेकिन इसने कृषि में जो है बहुत भारी मात्रा में जो है पहले जो बढ़ोतरी कर ली थी। ठीक है, चलिए देखिए बात करेंगे 5th 5 ईयर प्लान अर्थात 1974 से 73 तक। ये मात्र पहले जो आपकी 4 साल चली थी, तो पंचवर्षीय योजना पर कितने साल चली? मात्र जो है 4 ईयर तक ये चल पाई। इसका उद्देश्य जो था पहले जो वो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था। ठीक है, इसकी विकास दर जो थी वो लक्ष्य तो रखा गया 4.4% का, लेकिन प्राप्ति हुई 4.8%। कहने का मतलब है ये जो है योजना सक्सेस रही, सफल रही। इसी में जो है 1975 को आरआरबी अर्थात रीजनल रूरल बैंक की जो आपकी स्थापना कर दी जाती है। फिर देखिए क्षेत्रीय रूरल बैंक की स्थापना की गई। अब देखिए क्षेत्रीय रूरल बैंक की स्थापना की गई और जो पहली बैंक थी जो वो थी आपकी प्रथमा बैंक, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मुरादाबाद में की गई थी। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा है कि भारत का पहला बैंक, ठीक है, पर आप एक बात ध्यान देना कि एक बैंक था जो जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम था जो, और ये जो है 1770 में, कब? 1770 में पहले जो कलकत्ता में ओपन किया गया था, लेकिन उस समय शासन किसका चल रहा था? ब्रिटिश काल का। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए 1975 की बात करें तो 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ अर्थात गरीबी उन्मूलन हुआ। ठीक है, इसमें जो 20 सूत्री कार्यक्रम था फिर जो 20 सूत्री कार्यक्रम, इसमें भूमि सुधार, कृषि विकास, न्यूनतम मजदूरी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण, ऐसे जो है बहुत सारे कार्य शामिल थे। ठीक है, फिर देखिए 1977 से 78 काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चला था? तो 1977 से 78 के मध्य पहले जो ये धूमधाम तरीके से चला था, काम करवाओ और हमसे अनाज ले जाओ। ठीक है, फिर देखिए 25 जून 1975 आपातकाल हुआ, पहले जो लाठी चली तथा नसबंदी करवा दी गई। नसबंदी करवाने वाले को जो है रेडियो बांटे गए भाई साहब। देखिए ये आपातकाल इंदिरा गांधी ने बहुत गलत लगा दिया था, बहुत ही ज्यादा। आपको पता होगा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है आपातकाल लगाना पड़ा। उसका रीजन था राजनीतिक संकट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को जो है अवैध घोषित करने और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में एक देशव्यापी आंतरिक अशांति हो गई थी, जिसके कारण उनको जो है लगाना पड़ा। 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध करार दिया गया और जो है उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इससे वो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद उन्होंने जो है आपातकाल लागू कर दिया। तो ऐसे करके कार्रवाई हुई। ऊपर से इन्होंने नसबंदी के आदेश दे दिए, ये बहुत बड़ा गलत कदम था। फिर भी जो 1975 का एक ऐसा समय था कि बहुत सारे लोग नसबंदी जानते ही नहीं थे कि एक्चुअल में होता क्या है। वहां पर इन्होंने नसबंदी करा दी और अभियान चलाया, जबरदस्ती नसबंदियां कराई गई। लोग खेतों में झाड़ियों में छिप रहे थे, पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई गई और जो नहीं जानते थे पहले जो वो
ये सोचकर वो नसबंदी अपनी करवा लेते कि यार रेडियो मिलेगा। उनको इस बात की खुशी थी कि रेडियो मिलेगा, नसबंदी का मतलब क्या होता है ये उनको पता ही नहीं था। तो रेडियो लेने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने नसबंदी करवा ली। जब बाद में पता चला कि यार ये तो मामला बहुत ज़्यादा खराब है, तब उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए इंदिरा गांधी जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा भी जो है दिया गया। कौन सा हटाओ का नारा? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। फिर देखिए 1978 में मोरारजी देसाई पीएम बने और इसे बंद कर दिया और दूसरी योजनाएं जो है उन्होंने एक्टिवेट कर दी। ठीक है, अब देखिए जैसे बात करें तो उन्होंने शुरू की रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना शुरू की। तो 1978 से भी जो 80 तक चली, 1978 से ये 80 तक चली। अब देखिए अनवरत योजना को 1978 से 83 तक चलना था। ठीक है, परंतु मोरारजी देसाई की सरकार गिरने से इंदिरा गांधी की सरकार आई और उनकी सरकार ने इस अनवरत योजना को जो है फिर कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, जिससे ये केवल 2 साल ही चली। 1978 से 80 तक ही चल पाई। अनवरत योजना की अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरनार मिडाल। उन्होंने जो है फिर जो उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी उनकी जिसका नाम था द एशियन ड्रामा, उसमें जो है अनवरत योजना का जो है नाम दिया था। उसी से इन्होंने जो है आपके जो वो मोरारजी देसाई थे उस गुरनार मिडाल की पुस्तक द एशियन ड्रामा से ये अनवरत योजना का नाम जो है यूज किया था और प्रयोग किया था उसका। ठीक है, सरकार बदलती रही, विकास जो है थम सा गया। आई 6वीं पंचवर्षीय योजना 6 ईयर प्लान, ये चली जो पूरी 5 ईयर, मतलब लगभग जो है 80 से 85 चली, तो पूरे 5 साल चल गई थी। ठीक है, देखिए 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। एक बात याद रखना, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, मतलब जो बचा खुचा था सब इसी में लगा दिया। ये समझ लो 6वीं वाली में ये थोड़ा सा बहुत गंभीर अवस्था की थी ये वाली पंचवर्षीय योजना। इसमें हमने अपने भारत के जो 2 लोग खो दिए थे। बात समझ लो, एक तो खो ही दिया था, एक मतलब 85 में जो है खो गए, एक 90 में। ठीक है, तो होता क्या है कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 200 करोड़ से ज्यादा वाली बैंकों को जो है सरकारी बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए 22 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम में कई बार नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है। 1982 एक्सिम बैंक की स्थापना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बैंक है। ठीक है, आयात निर्यात का। 1984 पहले जो 3 से 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, सिखों के भंडार वाला और भारतीय सेना के बीच, जिसके चलते 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को सिखों के द्वारा जो है मार दिया गया। वो आदमी जो थे सतवंत सिंह थे, बेअंत सिंह। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था पहले, ये सिखों के लिए ही चलाया गया था। इसमें बहुत सिखों को जो है इंदिरा गांधी ने मरवा दिया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उसी में से निकले हुए कुछ 2 सिख थे, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, उन्होंने जो है इनकी हत्या कर दी। 1984 में जब इनकी हत्या हो जाती है तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे को जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इनको भारत की बहुत ज्यादा सिंपैथी मिल जाती है और ये जो है पीएम बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। 7वीं कब तक चली? 1985 से 90 तक जो है चली थी। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को स्थापित करना था। ठीक है, इसका विकास दर जो था वो 5% था और प्राप्ति जो थी जो प्राप्ति थी वो 6.1% थी। ठीक है, नारा दिया गया रोजी रोटी और उत्पादकता, इसी में जो है नारा दिया गया था। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। ट्राइफेड क्या था? तो आप कहोगे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई और ये पहले जो डायरेक्टली जो है जनजातियों के लिए था, अर्थात भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ। तो ट्राइफेड की स्थापना की गई, तो किसके लिए की गई पहले जो? तो ये जनजातियों के लिए की गई। जनजाति के द्वारा बनाए गए उत्पाद जो थे पहले जो, जैसे छोटी छोटी टोकरियां हैं तो वो बना लेते हैं, तो उन चीज़ों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब 12 अप्रैल 1988 सेबी की स्थापना हुई, मुद्रा बाजार एवं जो है पूंजी बाजार। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय पहले जो इसका मुंबई बनाया गया था। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। आइए देखिए, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है
योजनाएं लागू की गई। कितनी योजनाएं? 3 योजनाएं लागू की गई। 1 अप्रैल 1989 में, 1 अक्टूबर 1989 में और एक जो है 1985 से 86 के मध्य चली। तो 3 योजनाएं कौन कौन सी? अप्रैल 1989 में इन्होंने जवाहर रोजगार योजना चलाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहरों के लिए मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए जो योजना चलाई वो नेहरू रोजगार योजना चलाई। और 85 से 86 में जो योजना चली वो इंदिरा आवास योजना चली। प्यारों जो इनमें जो है बहुत अच्छा शानदार काम हुआ था। आज के ज़माने में इतना लोग घूसखोर बैठा हुआ है कि अगर किसी पुल के निर्माण में मान लो ऊपर से जो है 5 करोड़ रुपया मिल गया, कितना करोड़? 5 करोड़, मैंने कम बताया, तो ये समझ लो बहुत मुश्किल से उसमें अगर 2 करोड़ रुपए लगा दे तो ये बहुत बड़ी बात समझो, क्योंकि बाद में तो उनको बोल ही देना है कि भाई ऐसा है कि पुल जो है वो चूहा खा गया था, ऐसे बोल देना है, ठीक है। तो ये स्थिति आ जाए, क्योंकि हमारे भारत में एक कमी ये है, हमारे भारत में लोग जो है पैसे के लिए काम करते हैं। विदेशों में आप देखो जैसे चीन है, अमेरिका, ये लोग जो है काम के लिए काम करते हैं कि यार हमारा काम अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात करें आगे, तो यहाँ पर अब देखिए एक बात समझो, आप बात क्या समझो प्यारे, जो दौर कौन सा चल रहा था। वार्षिक योजनाएं चली 1990 से 92 तक। यहाँ प्यारे जो कुछ नहीं हुआ, सरकारें तो बदलती रही पर विकास एक भी नहीं हुआ। सरकार बदलती रही, विकास नहीं हुआ। अब बहुत स्थिति हमारी जो है खराब हो गई। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एलपीजी सुधार, क्या देख पा रहे हो प्यारे जो एलपीजी सुधार। एक बात समझ लो, घटना है 1991 की, 1991 में भारत में पैसा नहीं रह गया था, ऊपर से 67 करोड़ सोना हमें गिरवी रखना पड़ा। कितना सोना गिरवी रखना पड़ा? तो आप कहोगे 67 करोड़ जो सोना है वो हमें गिरवी रखना पड़ा। गिरवी रखने का रीजन क्या था? सोना गिरवी रखने का रीजन ये था क्योंकि हमारे पास जो है भंडार जो है बचा नहीं था भोजन वोजन का, किसी भी चीज का। उस समय सारी चीजें गवर्नमेंटेड थी, जीवीटी थी, कुछ पीवीटी नहीं था, हर चीज जो है गवर्नमेंटेड थी। सरकार को ये लगा, नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे, भाई प्रधानमंत्री थे कौन? तो नरसिम्हा राव। उधर मनमोहन सिंह जो थे प्यारे जो, इनको उन्होंने पकड़ा। किन्होंने पकड़ा? तो नरसिम्हा राव ने। उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि कुछ तो करो वरना हमारी तो लुटिया डूब जाएगी, हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है, हम क्या करें भाई। अब इनके मन में विचार आया, इन्होंने कहा चलो ठीक है। मनमोहन सिंह जी ने, कौन प्यारे बच्चों? मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है और शायद जनता जानती भी नहीं है कि एक्चुअल में ये आदमी कौन थे। प्यारे बच्चों अगर ये नहीं होते उस समय तो देश में अकाल पड़ जाता, आप ये मान लो। उसको सुधारने वाला कोई नहीं था। 1991 में ये फिर लेके आए एलपीजी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पर उन्होंने कहा लोगों से कि तुम प्राइवेट स्कूल खोल सकते हो, प्राइवेट जो है आप हॉस्पिटल खोल सकते हो, प्राइवेट काम कर सकते हो, ठीक है। जनता को इस बात की खुशी भी, जिन लोगों, जनता के पास तो पैसा था, सरकार के पास पैसा नहीं था, ठीक है। जिन लोगों के, उन्होंने कहा हमारे पास सिक्योरिटी जमा करो भाई, 4 लाख 2 लाख रुपए जमा करो और हॉस्पिटल खोल लो। ऐसे करके पूरे भारत में जितने भी अमीर लोग थे उन लोगों ने जो है पैसा जमा कर दिया सरकार के पास। अचानक जो है जनता का पैसा सरकार के पास पहुंच गया। उधर विदेशी कंपनियां भी आने लगी, क्योंकि भाई भूमंडलीकरण का मतलब क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का। उदाहरण के तौर पर अब ऐसे मान लो जैसे एक मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ, एक मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ, ये व्हीकल है और इसका नाम था पहले जो हीरो होंडा। हीरो होंडा पहले अलग अलग नहीं थी, एक ही थी। तो क्यों नाम था? क्योंकि हीरो जो है पहले जो हीरो जो है, अब ये डबल नाम क्यों थे? क्यों? क्योंकि भारत ने एक शर्त रखी। भारत ने होंडा कंपनी जो है पहले जो ये आपकी, ये जापान की है। अब जापान यहाँ पर आता है और बोलता है कि भाई हम व्यापार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, व्यापार तो करोगे लेकिन आप हमारा भी नाम यूज करो। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, शर्तें लगाई गई, तैयार हुआ, टैक्स वैक्स सब जो है बढ़िया तरीके से मतलब एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर जो है विदेशी गाड़ियां चलनी शुरू हो गई। अब हीरो होंडा कंपनी आई और इसने मोटरसाइकिल बनाई। इसने हीरो जो है हमारे देश का नाम दिया और होंडा अपने देश का नाम दिया, मिलाकर एक गाड़ी बना दी हीरो होंडा। ऐसे करके प्यारे जो इन्होंने देश की स्थिति जो है बहुत शानदार कर दी थी, समझ रहे हो आप। जीडीपी जो हमारी गिरी हुई थी प्यारे जो, वो उठकर एकदम से खड़ी हो गई। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। कब तक चली? तो 1992 से 1997 तक चली। मॉडल जो था वो जॉन डब्ल्यू मिलर था। जॉन डब्ल्यू मिलर पे जो मॉडल था और जो उद्देश्य था वो मानव संसाधन विकास था। मानव का विकास करना मतलब मानव के संसाधनों का विकास करना, ठीक है। विकास दर लक्ष्य रखा गया 5.6%, प्राप्ति हुई 6.8%, कुल मिला के ये सक्सेस रही। 15 अगस्त 1995 मिड डे मील स्कीम चलाई गई। किसके लिए? तो स्कूलों के लिए, ठीक है।
हालांकि एक बात याद रखना प्यारे जो जो मिड डे मील था उन्होंने इसका नाम बदलकर प्यारे जो पीएम पोषण योजना कर दिया है। क्या कर दिया है? पीएम पोषण योजना। आप जानते हो कि बीजेपी की सरकार है भाई साहब, नाम बदलने में तो महारत हासिल है। पीएम पोषण योजना कर दिया इसका नाम। कब कर दिया प्यारे जो? 2021 में। 2021 में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 1 जनवरी 1995 को WTO की जो है स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो है प्यारे जो सह संस्थापक कौन बना? तो भारत इसका जो है सह संस्थापक बन गया था। ठीक है, 1993 प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें 10 लाख शिक्षित लोगों को जो है क्या देना था? रोजगार जो है देने का काम किया जाना था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से जो है पहले जो आपकी सक्सेस रही। आ जाओ 9th जो है 5 ईयर प्लान, ये 1997 से 2002 तक चली। इसका उद्देश्य जो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ जो है विकास, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। विकास दर की बात करें तो लक्ष्य इसका था 6.5% और प्राप्ति जो भी जो वो 5.4% की हुई। प्राप्ति कितनी हुई? तो 5.4% की हुई। 2 मई 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ है वो कहाँ हुआ? पोखरण में हुआ। दूसरा क्यों बोला? क्योंकि जो पहला था वो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में हो गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी जो है 5 ईयर प्लान में हो गया था। तो जो चौथी 5 ईयर प्लान थी वो जो आपकी चली वो 1969 से 74 तक चली थी। 1969 से कितनी चली? 74 तक। तो उस वाले में जो है पहले जो पहला वाला हो गया था और उसका जो नाम दिया गया था, नाम जो था पहले जो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था उसका? स्माइलिंग बुद्धा जो है पहले जो उसका नाम दिया गया था। कौन सी वाली का? तो जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। आपको टाइम बता दिया मैंने। हालांकि जो इसका एक्यूरेट टाइम था वो 18 मई 1974 को था। 18 मई 1974। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए मई से जुलाई 1999 तक पहले जो कारगिल का युद्ध चला। कौन सा युद्ध चला? कारगिल का युद्ध। और कारगिल के युद्ध में पहले जो ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा था। कौन सा ऑपरेशन चलाना पड़ा था? तो कारगिल युद्ध में जो है ऑपरेशन विजय जो है चलाना पड़ा। जब ऑपरेशन विजय चलाया उस समय पहले जो यहाँ पर हमारे अटल बिहारी जो है वाजपेयी जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। ये सूरा हमेशा हारा ही है। पाकिस्तान से हुआ था पहले जो। ठीक है, किससे हुआ? पाकिस्तान। हालांकि 1971 में एक युद्ध हुआ था। 1971 में जो युद्ध हुआ था पहले जो भारत और पाक का युद्ध, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण अर्थात सरेंडर वाला युद्ध हुआ था। आप ये समझ लो, माना जाता है ढाका में पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 से अधिक सैनिकों ने जो है भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने जो है बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये बात आपको याद है, हमेशा पिटाई है। फिर देखिए 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। सब पढ़े सब बढ़े जो है इसमें व्यवस्था की गई। ठीक है, ये प्यारे बच्चों 86वां जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, कहने का मतलब है जो आपका 86वां संविधान संशोधन लाया गया था 2002 में, उसके द्वारा जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, और मिड डे मील जैसी चीजें इसमें शुरू की गई। और फिर जो आर्टिकल जोड़ा गया 21 का ए। ठीक है, 21 का ए है आर्टिकल जो है, इसे आपके संविधान में ऐड कर दिया गया। अब देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई। स्वर्ण जयंती शहरी है प्यारे जो। ठीक है, शहरी रोजगार योजना शुरू हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्यारे जो आपकी शुरू की गई। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 10th 5 ईयर प्लान। ये आपके 2002 से 2007 तक चली। उद्देश्य जो था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ जो है आर्थिक विकास जो है करना था। ठीक है, इसका जो विकास दर था लक्ष्य प्यारे जो आपका 8% रहा। जो प्राप्ति थी वो प्यारे जो आपकी 7.6% थी। ठीक है, जीडीपी में 8% की वृद्धि करना। निर्धनता अनुपात में जो है 2007 तक 5% कम करना। 2007 तक वनों का क्षेत्रफल 25% तक करना। 2007 तक साक्षरता दर जो है आपका 75% करना था। ठीक है, तो ये चीजें जो है पहले जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की। इसमें जो है सरकार ने एक बहुत अच्छा और बेस्ट टारगेट रखा था। ठीक है, और जो है प्राप्ति लगभग ठीक ठाक ही हुई थी। ठीक है, अब देखिए फरवरी 2006 में जो है नरेगा की शुरुआत हुई। ठीक है, किसकी शुरुआत हुई? नरेगा की, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। 100 दिन तक इसमें काम देने की गारंटी ली गई। ठीक है,
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ हुआ और 2008 में प्यारे बच्चों पूरे देश में इसे जो है लागू कर दिया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर इसका प्यारे बच्चों मनरेगा कर दिया जाता है, अर्थात जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना कर दिया जाता है, अधिनियम कर दिया जाता है। मतलब जो है जो नरेगा था उसी में एमजी जोड़ दिया जाता है, उससे क्या हो जाता है, उससे हो जाता है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, हालांकि बाद में फिर दिसंबर 2025 में, मैंने क्या था 2026 का अपडेट करा रहा हूँ पहले जो दिसंबर 2025 में इसका नाम फिर बदल दिया गया और जो है वीबीजी रामजी योजना कर दिया गया। किसका, मनरेगा का, अर्थात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, ये योजना जो है इसका नाम दे दिया गया पहले जो, तो वीबीजी रामजी योजना जो है इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, या फिर कह सकते हो जी रामजी योजना। ठीक है, इतना भी बोल सकते हो आप केवल। ठीक है, चलिए देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना पहले जो 2007 से ये आपकी 2012 तक चली। कितनी चली, 2007 से 2012 तक। इसका उद्देश्य जो था विकास की गति को बढ़ावा देना, विकास की गति को जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। विकास दर की बात करें तो लक्ष्य इसका रहा 9% और प्राप्ति जो हुई पहले जो 7.9% इसकी प्राप्ति हुई। प्रधानमंत्री पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सबसे उच्चतम विकास दर इस पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली। राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और सबसे उच्चतम विकास दर मैंने बताया कि इसी योजना में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 2012 से 17 तक चली। इसका उद्देश्य जो था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास रखा गया। क्या, तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। विकास दर की बात करें पहले जो लक्ष्य इसका था 8% और प्राप्ति जो हुई थी वो 7.8% हुई। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना भी रही क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार कब, 2014 में आ गई और वो लोग तो विकास जानते ही नहीं, कहते किसे हैं भाई, यहाँ तो लिखा है ना सतत विकास, वो जानते ही नहीं विकास के, वो तो राम जी ये वगैरह वगैरह सब फालतू का, हमारे तो समझ में आता नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना थी अंतिम क्योंकि उन्होंने समाप्त कर दी। सभी को बैंकिंग की सुविधा हेतु जागरूक करना, 90% लोगों को जो है बैंक से जोड़ने का काम जो है इसमें रखा गया, जोड़ने का विकास के लिए जो है कार्य इसमें रखा गया। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में 2017 तक जो है बिजली पहुंचाने का टारगेट भी रखा गया। लड़का लड़की, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य लोगों के बीच जो है असमानता खत्म करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था।